एक यंग लड़की जल्दी जल्दी शूज पहनती हुई बाहर निकलती है। उसके बैच पर लिखा होता है ओवेन मायाहारा, एक रिपोर्टर। वो बिल्डिंग से भागती हुई निकलती है। अभी उसे टिकट भी लेनी है। टोक्यो बस टर्मिनल पर पहुंचकर पता चलता है सुबह से दोपहर तक के सारे टिकट सोल्ड आउट हैं। लेकिन किस्मत से उसे अपनी डेस्टिनेशन का लास्ट टिकट मिल जाता है, और वो भी एक काफी लग्जरी सीट। लड़की साइड में देखती है और थोड़ा इरिटेट हो जाती है। उसके बगल में बैठा है एक बंदा जो बिल्कुल होमलेस लग रहा है। वो सोचती है, सब जगह छोड़कर यहीं क्यों? उससे शराब की स्मेल आ रही थी। ऊपर से कपड़े इतने गंदे कि सीट भी गंदी हो रही होगी। बंदा ऐसे सो रहा था जैसे पूरी रात पी कर गिरा हो। रिपोर्टर नाक पकड़ लेती है। वो अपने बैग से ईयरपॉड्स निकालती है और म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर देती है ताकि इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बच सके। बंदा शांति से सोता रहता है। थोड़ी देर में लड़की को भी नींद आने लगती है। आज उसका दिन वैसे ही खराब जा रहा था और म्यूजिक सुनते सुनते वो भी सो जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका दिन और भी ज्यादा खराब होने वाला है। अचानक एक जोर का झटका लगता है। वो आगे की तरफ उछल जाती है। एक ईयरबड फ्लोर पर गिर जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं। वो घबरा कर देखती है क्या हो रहा है। एक बहुत तेज क्रैश की आवाज आई थी। बस के अंदर लोग बेहोश पड़े हैं। शीशे टूट चुके हैं। कर्टन्स लाल रंग से भीगे हुए हैं। आगे का सीन पूरा केओस था। बस माउंटेन के कर्व पर क्रैश हो चुकी थी और अब खाई के किनारे लटक रही थी। ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग से टकरा गया था। वो बेहोश था। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है। सीट बेल्ट खुलती है और उसी मोमेंट बस और ज्यादा हिलने लगती है। नीचे की जमीन टूट जाती है और बस नीचे गिर जाती है। अब वो फ्री फॉल में थी। उसके चेहरे पर सिर्फ डर था। वो चिल्लाती है, हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन पकड़ने के लिए कुछ नहीं। वो सोचती है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? तभी एक हाथ उसकी बेल्ट पकड़ लेता है। वो शॉक में ऊपर देखती है। वो कोई और नहीं, वही होमलेस बंदा केन था। एक हाथ बस पर, दूसरा हाथ लड़की की बेल्ट पर। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा छुपा हुआ और आंखों में बिल्कुल ठंडी नजर। रिपोर्टर का शरीर कांप रहा था। वो केन का फोरआर्म पकड़ लेती है, जो उसके दोनों हाथों से भी ज्यादा मोटा था। कांपते हुए वो बोलती है, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। केन के पास जवाब देने का टाइम नहीं था। बस और ज्यादा डेंजरस हो रही थी। केन एक टूटा हुआ विंडो देखता है और अगले ही सेकंड वो लड़की को थैंक यू बोलते बोलते विंडो के बाहर फेंक देता है। लड़की हवा में उड़ जाती है। बस और केन नीचे जा रहे थे और लड़की उल्टी डायरेक्शन में। वो ग्रास पर जोर से गिरती है। वो गुस्सा करती है, ये बंदा अचानक मुझे क्यों फेंक दिया? तभी बस नीचे गिरकर एक्सप्लोड हो जाती है। रिपोर्टर छोटी सी स्क्रीन निकालती है। वो हाथ से चेहरा कवर करके देखती है। उसे याद आता है बस में और भी लोग थे। बस पहाड़ से गिरती हुई सीधा पानी की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर के लिए बस पानी में गायब हो जाती है। फिर उसका एक हिस्सा ऊपर दिखता है। ऊपर रोड पर लोग जमा हो चुके थे। डिजास्टर देखने का शौक सबको होता है। एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि 10 से ज्यादा गाड़ियां इन्वॉल्व हो गई थीं। लड़की एक चट्टान पर अटकी हुई थी। तब उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसका सेवियर वही होमलेस बंदा था जो उसके बगल में बैठा था। वो लोगों की मौत पर उदास हो जाती है। तभी एक चीख सुनाई देती है। ऊपर खड़े बच्चे चिल्लाते हैं, सर्वाइवर्स हैं। वो आगे बढ़कर देखती है। बस के विंडशील्ड से केन बाहर आ रहा था, किसी को पीठ पर उठाए हुए। रिपोर्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। केन एक घुटने पर बैलेंस बनाता हुआ बस से बाहर निकलता है। रिपोर्टर को आइडिया आता है। वो अपना फोन निकालती है और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देती है। एक क्लिक और इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट शुरू। लोग लाइव ज्वाइन होने लगते हैं। वो एक्सीडेंट के बारे में बताती है, बस का हाल दिखाती है। फिर कैमरा उस तरफ करती है जहां केन एक एक करके लोगों को बाहर निकाल रहा था, जैसे कोई वॉक पर ले जा रहा हो। चैट कमेंट से भर जाता है। बच्चे एक्साइटमेंट में चिल्लाते हैं। केन 5 लोगों को बचा चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं था। केन पास के एक रॉक को देखता है। केन सबको पकड़कर एक बड़ी जंप मार लेता है। ओवेन एक सेकंड के लिए भी कैमरा उससे हटाती नहीं। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। उसका बॉस मैसेज करता है, ये इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट क्या चल रहा है? केन लोगों को सेफ जगह पर छोड़ता जा रहा था और ओवेन लगातार फिल्मिंग करती रही। बॉस एक के बाद एक मैसेज भेजता रहा, पूछता रहा वो कहाँ है और बोलता रहा कि एक्सीडेंट लाइव दिखाने का ये टाइम नहीं है। लेकिन ओवेन ने सब इग्नोर कर दिया। लाइव स्ट्रीम चलती रही। वो अपने बैग से टैबलेट निकालती है। हैरानी की बात यह थी कि टैबलेट बिल्कुल ठीक था, एक भी स्क्रैच नहीं। ओवेन बॉस को रिप्लाई करती है, अभी रुक नहीं सकती, बाद में एक्सप्लेन करूंगी। न्यूज रूम में सब लोग कंफ्यूज थे। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। सब आपस में आर्ग्यू कर रहे थे। बैकग्राउंड में एक टेक्नीशियन साउंड बोर्ड पर ओवेन के लाइव फीड का वॉल्यूम बढ़ा देता है।
लाइव ब्रॉडकास्ट पूरे चैनल पर चलने लगता है। अचानक बच्चों की तेज चीख सुनाई देती है। ओवेन घबरा जाती है। वो फोन उठाकर फिर से बस की तरफ कैमरा घुमाती है। बस का साइड क्लियरली दिख रहा था। पानी में वो मगरमच्छ की तरह घूम रही थी। करंट बस को दो पत्थरों की तरफ धकेल रहा था। कैन दूर खड़ा बस को बहते हुए देखता है। तभी एक औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दो लोग उसे पकड़कर संभाल रहे थे। वो चीख रही थी, मेरा बेटा अभी बस में है, सिर्फ मुझे बचा लेना, किसी काम का नहीं। उसी मोमेंट बस पूरी तरह पानी के अंदर चली जाती है। कैन 1 सेकंड के लिए रुकता है, सिचुएशन को समझता है। वो बारिश की तरफ देखता है, जैसे कुछ डिसाइड कर रहा हो, और बिना रुके वो सीधा पानी में दौड़कर कूद जाता है। कैन यांजी मोनो हेड फर्स्ट वेव्स में डाइव करता है। तब ओवेन को रियलाइज होता है ये वही बंदा है जिसने उसकी जान बचाई थी। कैन पानी के अंदर बस की तरफ स्विम करता है। अंदर जाते ही वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी पावर्स एक्टिवेट होती हैं। उसकी आंखें हल्की सी चमकने लगती हैं। बस के अंदर नीली सी रोशनी फैल जाती है। कैन रैकेज के बीच से बच्चे को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में उसे एक लड़का दिखता है, बेहोश, मेटल के टुकड़ों के बीच फंसा हुआ। कैन उसके पास स्विम करता है। एक लोहे की रॉड लड़के को दबा रही थी। अपनी स्ट्रेंथ यूज करके कैन रैकेज हटा देता है। वो बच्चे को उठाता है। लड़का बिल्कुल हिल नहीं रहा था। कैन उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और बस से बाहर निकलने लगता है। लेकिन बस और ज्यादा नीचे धंस रही थी। सिचुएशन और डेंजरस हो चुकी थी। कैन को आसपास कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। वो समझ जाता है अब दोनों डेंजर में है। उसकी बॉडी पावर से ग्लो करने लगती है। वो बच्चे को अपने शरीर से कवर करता है। ऊपर से डेब्री गिरने लगता है। बाहर ओवेन सब देख रही थी। फोन अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वो सोचती है कैन अब तक ऊपर क्यों नहीं आया, कहीं वो बस में फंसा तो नहीं। तब पानी के बीच पीली रोशनी चमकती है। अचानक पानी के अंदर जोर का ब्लास्ट होता है। बस के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। बच्चे की मां टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है मेरा बेटा चला गया। वो पानी में कूदने लगती है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है मुझे जाने दो। तभी सबकी आंखें फैल जाती हैं। पानी से एक हाथ बाहर निकलता है। वो हाथ पत्थर को जोर से पकड़ लेता है। अगले ही सेकंड कैन ऊपर आ जाता है, बच्चा उसकी बाहों में। मां शॉक में रह जाती है, फिर तुरंत दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लेती है। हैरानी की बात यह थी कि लड़का एक आंख खोल चुका था। कैन बिना कोई इमोशन दिखाए ये सब देख रहा था। हजारों लोग लाइव ब्रॉडकास्ट पर ये सीन देख रहे थे। चैट बिल्कुल पागल हो चुकी थी। सब उस मिस्टीरियस बंदे को हीरो बोल रहे थे। थोड़ी देर में फायर डिपार्टमेंट और रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है। जो भी वहां था या जो लाइव देख रहा था, सब कैन को ग्रेट हीरो मान चुके थे। बादलों के बीच से धूप की किरणें निकलने लगती हैं। न्यूज साइट्स बोलने लगती हैं कि ये 12 व्हीकल एक्सीडेंट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह से हुआ था। इस एक्सीडेंट में 200 लोगों की डेथ हो चुकी थी। लोग इंटरेस्ट लेने लगे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि स्केल कितना बड़ा था। टोक्यो के मॉर्निंग न्यूज में ये स्टोरी चली। पब्लिक सेफ्टी पर सवाल उठने लगे, लेकिन कई न्यूज आर्टिकल्स सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर रहे थे, मिस्टीरियस हीरो। कुछ दिन बाद एक बिल्डिंग के अंदर एक एम्प्लॉय को डांट पड़ रही थी। स्टूडियो में बॉस बोलता जा रहा था। ओवेन शांति से सुनती रही। बॉस कह रहा था कि इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट कितना इररिस्पॉन्सिबल था, लेकिन बॉस ये भी बोलता है कि सब लोग उसके लिए बहुत वरीड थे। ओवेन इमोशनल हो जाती है जब उसे बताया जाता है कि सब बस इसलिए घबरा गए थे क्योंकि वो एक्सीडेंट के बीच में थी। बॉस बोलता है अब सब ठीक है, तुम सेफ हो। हाँ, उसे फॉर्मल अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ा, लेकिन बॉस क्लियर बोल देता है सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ब्रॉडकास्ट बहुत बड़ी सक्सेस थी। वापस काम पर आकर ओवेन सोचने लगती है क्या वो हीरो ठीक होगा। उसने पैरामेडिक्स से भी पूछा था, लेकिन कैन गायब हो चुका था। अब ओवेन को टोक्यो के अनोनिमस हीरो पर स्टोरीज दी जा रही थी। उसे डिसाइड करती है उसे थैंक यू बोलना ही है, और तब उसे आइडिया आता है इंटरव्यू का। कहीं और कैन किसी और काम में बिजी था। वो फोन पर बात कर रहा था एक बंदे से, हर्म्स से। हर्म्स मजाक में बोलता है मुझे लोगों के हीरो का कॉल एक्सपेक्ट नहीं था। कैन उसे टोक देता है निकनेम्स बंद कर। हर्म्स पूछता है तो हीरो चैम बोलूं? कैन थका हुआ था, मैंने बात करने के लिए कॉल नहीं किया। हर्म्स हंसता है और बोलता है जोक था, बता क्या चाहिए। कैन बोलता है मुझे किसी को ढूंढना है। अगला दिन टोक्यो के शहर में पोस्टर्स लग जाते हैं। पोस्टर पर लिखा होता है पीपल्स हीरो वांटेड।
फोटो में वही बंदा, केन। ब्रॉडकास्टिंग ऑफिस में पूरा केयास था। फोन्स पर प्रैंक कॉल्स आ रहे थे। हर कोई खुद को हीरो बता रहा था। ओवेन कुर्सी पर बैठकर सोचती है, सर्च शुरू करना गलती थी। इंटरनेट पर फेक स्टोरीज भल चुकी थी। लोग कॉस्प्ले करके खुद को हीरो बता रहे थे। सब कुछ तब चेंज होता है जब स्क्रीन पर एक छोटा सा नंबर अपीयर होता है। एक नोटिफिकेशन आता है जो तुरंत अटेंशन खींच लेता है। ये मैसेज रिपोर्टर के एक सीनियर कॉलीग का होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए बोलती है, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस से निकलना होगा। वो अपना बैग उठाती है और जल्दी से बाहर निकल जाती है। उसके कोवर्कर्स हैरान हो जाते हैं। इस इतने बिजी टाइम पर वो अचानक कहां जा रही है। एक कॉलीग उसे आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो जा चुकी होती है। किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया कि उसके मॉनिटर पर क्या दिख रहा था। एक सफेद कार शहर के बीच से गुजरती है। गाड़ी खाली रोड पर तेज स्पीड से चल रही होती है। कार के अंदर वो फोन पर बात कर रही होती है। वो बोलती है, हाँ, मैं ही हूं जिसे मैसेज मिला था। गाड़ी धीरे धीरे शहर से बाहर निकल जाती है। आगे एक साइन बोर्ड दिखता है, सिमेट्री राइट। गाड़ी रुक जाती है। फोन पर एक फोटो होती है। उस फोटो में वही लोगों का हीरो कब्रिस्तान के पास बैठा होता है। उसके पास कई साके की बॉटल्स रखी होती हैं। फोटो भेजने वाला अपना नाम बताता है, तुरु अकियामा। तुरु बताता है कि कुछ महीने पहले वो सेमेट्री आया था। तभी उसने देखा कि अजीब कपड़ों में एक आदमी एक ग्रेव के पास खड़ा था। रिपोर्टर बताती है कि ऑफरिंग देने के बाद उस आदमी ने बहुत ज्यादा शराब खरीदी। ओवेन उस जगह पहुंचती है जहां हीरो को देखा गया था। वो ग्रेव के पास जाकर ध्यान से जगह इंस्पेक्ट करती है। फोन में सर्च करते हुए उसे याद आता है कि इन्फॉर्मेंट ने बोला था ग्रेव जून में बनी थी। उसी पल उसे बस में बैठे आदमी की याद आती है, शराब की स्मेल, पैंट्स और शूज पर मिट्टी। तब उसे रिग्रेट होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके बगल में बैठा बंदा कोई भिखारी नहीं था। वो एक यंग आदमी था जो अपना दुख मना रहा था। ओवेन तुरु से पूछती है, क्या तुम जानते हो ये ग्रेव किसकी है? वो पूछती है कि फैमिली के साथ क्या हुआ। इसी वक्त टीवी पर एंकर अनाउंस करता है, पीपल्स हीरो की तलाश जारी है। शहर एड्स और पोस्टर्स से भर चुका होता है। लेकिन इतनी पब्लिसिटी के बावजूद केन चुपचाप सड़कों पर चलता रहता है। अब वो नॉर्मल कपड़ों में होता है, बालें कट, दाढ़ी साफ, उसकी यंग लुक वापस आ चुकी होती है। केन सोचता है कहीं लोग उसकी पावर्स नोटिस न कर लें। वो चाहता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म कर दे, लेकिन उसका बॉडी अभी परफेक्ट शेप में नहीं है। इसलिए वो डिसाइड करता है ट्रैप लगाना ज्यादा सेफ रहेगा। रिसर्च के बाद केन को पता चलता है कि क्राइम ग्रुप के पीछे एक बहुत अमीर स्पॉन्सर है। उसके दिमाग में एक स्पेसिफिक बंदा होता है। केन एक परफेक्ट बहाना प्लान करता है जिससे क्रिमिनल खुद उसके पीछे आए। उसका गोल क्लियर होता है, अगर क्रिमिनल्स उसे ढूंढने आए तो मयाना जिम्टो के क्लूज मिल सकते हैं। केन एक पहचानी हुई जगह पर आराम से वॉक करता है। तभी अचानक हेल्प की चीख सुनाई देती है। केन घबराकर आसपास देखता है, फिर वो दूर देखता है और रुक जाता है। सेटिस्फाइड होकर वो खुद से बोलता है, थैंक्स मुझे यहीं लाने के लिए। एक अंधेरी गली में सूट पहने हुए कई शेडी बंदे खड़े होते हैं। वो टनल के एग्जिट पर जमा होते हैं। कुछ स्मोक कर रहे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं। थोड़ा दूर स्पोर्ट्स कार के पास कुछ टीनेजर्स खड़े होते हैं। एक लड़का दूसरे से पूछता है, कल रात पार्टी कैसी थी? दूसरा बोलता है, बोर हो गया था, लड़की बेच दी। जमीन पर सिरिंज और सस्पिशियस पैकेट्स पड़े होते हैं। कार की बैक सीट में एक लड़की लेटी होती है। वो होश में आती है और बाहर की बातें सुनती है। तीखे चेहरे वाला लड़का बोलता है, हम लड़कियों के साथ ऐसे ही फन करते हैं। वो उसका चेहरा पकड़ लेता है और वेप उसके मुंह के पास लाता है। बोलता है, महंगा है, फ्री नहीं। लड़की डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। तभी एक थग चिल्लाता है। वेप वाला लड़का घूम कर देखता है। एक बंदा हाथ पॉकेट में डाले उन सब की तरफ आ रहा होता है। वो केन होता है। केन सब थग्स को स्कैन करता है। क्रिमिनल्स उसे पागल समझकर देखते हैं। दूर से लड़का अभी भी लड़की का चेहरा पकड़े हुए था। केन मुस्कुराकर बोलता है, तुम सब कचरा हो। वो आगे बढ़कर बोलता है, तुम लोग गंदे हो और खुद पर कंट्रोल नहीं है। एक गुस्से में भरे थग के सामने केन बोलता है, तुम सब डरपोक हो। थग और गुस्सा हो जाता है। वो पूरी ताकत से केन के मुंह पर पंच मारता है। लेसन सिखाने के लिए वो एक के बाद एक पंच मारता रहता है। दूर खड़े थग्स हंसने लगते हैं क्योंकि केन अभी तक फाइट बैक नहीं करता। थग बोलता है, अब कहां गई तेरी बड़ी बड़ी बातें? तभी केन हवा में ही उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसके फिस्ट को जोर से पकड़ता है। थग चीखने लगता है जैसे उसका हाथ टूट रहा हो। आसपास के क्रिमिनल्स बेचैन हो जाते हैं। एक और थग पीछे से अटैक करता है। केन तुरंत स्टांस चेंज करता है और सीधा वहां किक मारता है जहां दर्द होता है। बंदा तुरंत गिर जाता है। किक की फोर्स से वो दीवार से जाकर रैगडॉल की तरह टकरा जाता है। वो बेहोश हो चुका होता है। केन इधर उधर देखता है, नेक्स्ट कौन? लेकिन जैसे ही वो बदसूरत सा बंदा वहां पहुंचता है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसके सामने उस मिस्टीरियस यंग लड़के के पैरों के पास आखिरी गूंद जमीन पर गिरा होता है। केन आराम से अपने कपड़ों से धूल झाड़ता है।
आसपास सारे थग्स जमीन पर पड़े होते हैं। वो डेविल जैसा बंदा केन को चिल्लाकर पूछता है, तू आखिर है कौन? केन बिना पीछे देखे सीधा बोलता है, बस एक पासरबाई। फिर वो सामने खड़े थग को देखकर बोलता है, पार्टी कुछ ज्यादा ही लाउड थी, इसलिए देखने आ गए क्या चल रहा है। डेविल गुस्से में बोलता है, ज्यादा हीरो मत बन। वो पूरी स्पीड से केन की तरफ चार्ज करता है। केन फिर से आराम से पंच से साइड हट जाता है और तुरंत उसके रिब्स पर एक जोर की किक मारता है। थग दर्द से झुक जाता है। उससे पहले कि वो उड़कर गिरे, केन उसका सर पकड़कर हवा में उठा लेता है। केन का गुस्सा पीक पर होता है। वो अपना फिनिशिंग पंच लगाता है। पंच इतना जोरदार होता है कि बंदा टीन रॉकेट से भी आगे उड़ जाता है। वो सीधा उन टीन्स के पास वाली दीवार पर जाकर गिरता है। सबके मुंह खुले रह जाते हैं। सब सोच रहे होते हैं, ये बंदा आखिर है कौन? थक का बॉडी धीरे धीरे लाइफलेस जमीन पर गिर जाता है। अब रिच किड्स भी होश में आते हैं। एक लड़का पार्टी से खाली बॉटल उठाता है। सारे टीन्स ग्रुप में केन पर चार्ज कर देते हैं। केन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जैसे उनका वेट ही कर रहा हो। जैसे ही वो पास आते हैं, पहले बंदे के चिन पर अपरकट, दूसरे के फेस पर जोर का स्लैप, तीसरे के कान के पास किक, चौथे को सॉलिड स्मैक। सब कुछ सेकंड्स में खत्म। केन रुक कर देखता है। अब कोई उठेगा? कोई नहीं। तभी पीछे से तेज हेडलाइट्स फ्लैश होती हैं। केन थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। वो मुड़कर देखता है। एक कार सीधी उसकी तरफ आ रही होती है। स्टीयरिंग पर वही वेप किड होता है। वो घबराकर एक्सेलरेटर पूरा दबा देता है। केन बिल्कुल नहीं हिलता। कार उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है। केन कार को ऐसे देखता है जैसे वो कोई स्कूटर हो। सिर्फ एक पैर से वो कार को रोक देता है। फ्रंट क्रश हो जाता है और भयानक क्रैश साउंड आती है। वेप किड सीधा विंडशील्ड में मुंह के बल लगता है। केन की आंखें चमक उठती हैं। उसे अपना टारगेट मिल चुका होता है। वो सीधा ड्राइवर की तरफ बढ़ता है। हाथ कार के अंदर डालकर लड़के को कॉलर से खींचकर बाहर निकाल लेता है। सब कुछ तोड़ता हुआ लड़का हवा में उड़ता है और जमीन पर जा गिरता है। वो डर से कुत्ता बना कांप रहा होता है। केन धीरे धीरे उसकी तरफ आता है। लड़का बिना समझे ही माफी मांगने लगता है। केन हल्की सी डार्क स्माइल के साथ बोलता है, चिंता मत कर, तू मरेगा नहीं। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और डेड होती हैं। जो लड़की वेप लेने से मना कर रही थी, वो होश में आती है। ऊपर देखती है तो सीलिंग नहीं होती, सिर्फ आसमान और कुछ मेटल बीम्स। वो जल्दी उठकर जगह पहचान लेती है। पास खड़ा हुड पहना बंदा बोलता है, उठ गई? लड़की पूछती है, तुम कौन हो? केन पीछे से बोलता है, चुप रहो और यहीं रहो, मैं बस खत्म ही कर रहा हूं। फिर वो कांपते हुए लड़के योसुक की तरफ देखता है। एग्री करता है ना? केन उससे फोन मांगता है। योसुक सिर्फ हां में सर हिला देता है। केन कंफर्म करता है, नाम योसुक मां है ना? लड़का तुरंत हां बोलता है। केन आगे पूछता है, तेरा बाप क्या करता है? योसुक बोलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। केन सोचता है सब मैच कर रहा है। वो घुटनों पर बैठकर पूछता है, क्या तेरा बाप जानता है तू क्या क्या करता है? कोई जवाब नहीं। फोन पर कॉल लगती है। दूसरी तरफ से योसुक का बाप बोलता है, कहां हो, टाइम देखा है? केन चुपचाप स्कोल्डिंग सुनता रहता है। फिर बोलता है, लगता है आप मुझे नहीं जानते। आदमी कंफ्यूज हो जाता है। केन कामली बोलता है, क्या आप जानते हैं आपका बेटा किस किस चीज में इन्वॉल्व है? वो एक एक क्राइम लिस्ट करने लगता है और बोलता है, मिनिमम 10 साल जेल बनती है। वो बताता है कि लग्जरी कार्स के कैमरास से सब प्रूफ है। बाप पूछता है, क्या तुम पुलिस हो? केन बोलता है, नहीं, बस एक पासरबाई। फिर फोन योसुक के मुंह के पास करता है। कंपेंसेशन चाहिए, तुम लोगों ने ही स्टार्ट किया था। बाप पूछता है, सच है क्या? योसुक हार मानकर बोलता है, सॉरी पापा। केन बोलता है, ऊपर से ड्रंक ड्राइविंग और अटेम्प्ट टू मर्डर भी है। बाप पूछता है, कितना पैसा चाहिए? केन बोलता है, 4 मिलियन, और रिटन प्रॉमिस की लड़की को कुछ नहीं होगा। बाप गुस्से में बोलता है, मजाक कर रहे हो? केन शांत बोलता है, लाइव स्ट्रीम शुरू कर दूं? थोड़ी देर की खामोशी के बाद बाप बार्गेन करता है, 2 मिलियन। केन पूछता है, लाइव का टाइटल क्या रखें? आखिरकार बाप मान जाता है। अनट्रेसेबल पेमेंट और लड़की की सेफ्टी का वादा। केन खुश होकर बोलता है, सुबह 6 बजे एड्रेस भेज रहा हूं। फोन जमीन पर फेंक देता है। केन लड़की की तरफ मुड़ता है। वेट करवाने के लिए सॉरी। वो बोलता है, घर जाना चाहती हो, समझता हूं, लेकिन अभी गई तो जिंदगी भर डर रहेगी। डर खत्म करना है तो सोर्स को खत्म करना पड़ेगा। सुबह होती है। सिल्वर कार से लोग बाहर निकलते हैं। केन सोचता है, प्रॉब्लम्स आज निपटा दो ताकि कल दिमाग शांत रहे। उसे पैसे का बैग मिलता है। वो खोलकर देखता है। अंदर कैश के मोटे बंडल्स होते हैं।
केन बैग लड़की की तरफ उछाल देता है। लड़की पैसे के बैग को शौक में देखती रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब सच में हो रहा है या नहीं। वो केन को थैंक्स बोलती है। केन पूछता है कि वो इस सिचुएशन में आई कैसे, फिर सीधा बोल देता है थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। जब लड़की थोड़ा प्रोटेस्ट करती है, केन बोलता है मैंने ये सब अच्छाई के लिए नहीं किया। फिर भी लड़की के लिए वो उसका सेवियर ही होता है। केन सीधा बोल देता है मैं हीरो नहीं हूं, बस एक डेलिंक्वेंट हूं जो यहां से गुजर रहा था। दूसरी तरफ एक आदमी गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारता है। वो यूसुफ का बाप होता है, नाखून तक गुस्सा भरा हुआ। वो सोचता है जिस बंदे ने मुझे ब्लैकमेल किया वो मेरी पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता है। वो कसम खाता है मैं ये बात यहीं खत्म नहीं होने दूंगा। वो तुरंत फोन करता है यूगो मिजुकामी को, वही आदमी जो केन की अडॉप्टेड फादर के डाउनफॉल के पीछे था। यूगो आराम से काउच पर बैठा कॉल उठाता है और उसे प्रोफेसर कहकर बुलाता है। पॉलिटिशियन बोलता है मुझे किसी को किसी भी हाल में निपटाना है, रिवॉर्ड होगा 2 मिलियन कैश। यूगो मुस्कुराता है स्टोरी थोड़ी और बताओ, और पॉलिटिशियन उससे पूरी बात समझा देता है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जून के बस एक्सीडेंट की कवरेज। एक अकेला आदमी जो लोगों को बचा रहा था। एक बंदा टैबलेट पर वीडियो देखते हुए बोलता है क्या ये सच में वही है? एक नर्वस औरत अपने नेल्स चबा रही होती है। फेस और मूवमेंट से तो वही लगता है। एक दूसरी औरत डार्क नजर से बोलती है मुझे उसकी ऑरा याद है, बिल्कुल यूनिक। एक आदमी गुस्से में टेबल पे हाथ मारता है हमने तो सोचा था ये वॉर में मर गया, याशा की तरह। अंधेरे कमरे में कुछ घटिया लोग सोचते हैं ये जिंदा कैसे बच गया। रेड आइज वाली औरत बोलती है पैनिक का कोई फायदा नहीं, आज हम नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करने आए हैं। एक बंदा बोलता है काय को बताना बेकार है, हमें खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। वो औरत पीछे खड़े एक आदमी से पूछती है तुम अभी तक फोन पर क्यों हो? कॉल खत्म करके बंदा बोलता है मैंने कांग्रेसमैन मीदा के घर एक गून भेज दिया है। यूगो बोलता है लगता है उसके बेटे का लफड़ा कुछ डेलिंक्वेंट से हो गया। कोई पूछता है 7 स्टार सोसाइटी कब से बच्चों के केस लेने लगी? उसे तुरंत चुप करा दिया जाता है। ब्लू आइज वाला बंदा पूछता है तुम लोगों को क्या लगता है कैन अब क्या करेगा? येलो टाई वाला बोलता है मुझे उसकी पर्सनालिटी समझ ही नहीं आती, हो सकता है सीधा HQ पहुंच जाए। नेल्स चबाती लड़की बोलती है नहीं, वो इतना बेवकूफ नहीं है, वो अभी पावरफुल एलाइज जमा कर रहा होगा। उसकी उंगली से खून निकल आता है लेकिन वो ध्यान ही नहीं देती। नया दिन शुरू होता है। एक औरत एक बड़े से गेट पर बेल बजाती है। अंदर से दरवाजा खुलता है। गेट के पीछे केन माजीमोटो खड़ा होता है। औरत डिटर्मिनेशन के साथ बोलती है फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। केन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है तुम्हें ये जगह कैसे मिली? वो बोलती है मैं यहां कई बार आई थी लेकिन तुम कभी मिले ही नहीं। केन कूल स्टाइल में वॉल से लीन करता है। बोलो क्या चाहिए? इंटरव्यू नहीं दूंगा। वो तुरंत बोलती है मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आई। वो उसकी आंखों में देखकर बोलती है मैं बस दिल से थैंक यू बोलना चाहती थी। थोड़ी देर की खामोशी। केन थोड़ा एम्बैरस लगता है। तब रिपोर्टर उसका फोन सीधा हाथ से ले लेती है, बिना परमिशन के चेक करने लगती है तुमने मुझे बचाया और कांटेक्ट का कोई तरीका भी नहीं छोड़ा। तब वो फोन में कुछ अजीब नोटिस करती है। केन के फोन में कॉन्टैक्ट्स 3 कैटेगरी में होते हैं। पहले जिन्हें वो कॉल करता है, दूसरे जो उसे कॉल करते हैं, और तीसरे जिन्हें वो इग्नोर कर सकता है। वो बिना शर्म के अपना नंबर तीसरी कैटेगरी में ऐड कर देती है। फिर पूछती है पहली और दूसरी कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? केन फोन वापस लेता है और बोलता है सिंपल है, कॉल मैंने किया या नहीं। वो पूछती है तो जिनको तुम कॉल करते हो वो इंपॉर्टेंट होते हैं? केन जवाब नहीं देता। वो बोलती है तो जो तुम्हें कॉल करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते? केन ऑकवर्ड हो जाता है पूरा ऐसा भी नहीं है। फिर बोलता है दूसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिन्हें मैं इग्नोर कर सकता हूं। वो पूछती है तो क्या मैं अपना नंबर चेंज कर लूं? केन बोलता है जैसे है वैसे ही ठीक है। फिर थोड़ा पीस करते हुए बोलता है जो लड़की सब काम छोड़कर मुझसे मिलने आई हो उसे इग्नोर करना बड़ी गलती होगी। वो थोड़ा ब्लश करती है। केन की स्माइल उसे पसंद आ जाती है। वो खुद स्माइल करती है और बोलती है कॉफी पिला दूं? थैंक्स के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों कैफे में सामने बैठे होते हैं। वो बात करते हुए काफी कंफर्टेबल लगते हैं। दूर कार के अंदर से एक आदमी उन दोनों को देख रहा होता है। केन को अच्छे मूड में देखकर वो सोचता है दुनिया सच में अजीब जगह है। फिर गुस्से से बोलता है एक डेलिंक्वेंट भी कैफे में फ्लर्ट कर सकता है। केन रिपोर्टर को टैक्सी तक छोड़ता है। वो गुड बाय बोलती है और हाँ, मैं फिर कांटेक्ट करूंगी। टैक्सी जैसे ही निकलती है वो खुशी से ऑलमोस्ट चिल्ला देती है। सोचो, थैंक यू भी बोला, कॉफी भी पिलाई, वॉक भी की। फिर अचानक रियलाइज करती है ये तो डेट जैसा हो गया। वो शर्म से अपना फेस टैक्सी विंडो से लगा लेती है।
ड्राइवर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। केन थोड़ी देर टैक्सी को जाते देखता रहता है, फिर खुद से बोलता है, काफी टाइम से अजीब सा फीलिंग आ रहा है। वो पीछे मुड़कर पूछता है, तुम लोग कौन हो? एक आदमी सामने आता है। केन, टेंशन मत लो, हम सस्पिशियस लोग नहीं है। वो अपना बिजनेस कार्ड देता है। नाम केसुखा, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से हूं। केन कार्ड को डाउट से देखता है। केसुक बोलता है, स्टूडेंट असॉल्ट केस में मदद चाहिए। सबसे शेडी तरीके से कोऑपरेशन मांगता है। केन कार्ड रख लेता है। सिचुएशन बुरा है। फिर एक और ज्यादा सस्पिशियस स्माइल के साथ बोलता है, ऑफ कोर्स मैं कोऑपरेट करूंगा। पार्क के पास से गुजरते हुए एक बातचीत सुनाई देती है। कसुक बोल रहा होता है कि ये बहुत ही गंदा क्राइम है। स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि उन पर अचानक एक बंदे ने अटैक कर दिया। डिटेक्टिव के साथ शांत चल रहा केन पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं उन स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से उनकी पिटाई हुई? कसुक रुक जाता है। केन आगे बोलता है, सिर्फ डिजर्व ही नहीं करते थे बल्कि ये लोग पैसा देकर अपने चमचों को विक्टिम बनवाते हैं। कसुक बोलता है, इस केस में गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी। वो पूछता है, तुम्हें पता है क्या? जवाब का वेट किए बिना बोलता है, गुड न्यूज ये है कि मेरे क्लाइंट ने बोला है तुम्हें जिंदा पकड़ना। इसी बीच केन के चारों तरफ गूंज घेर लेते हैं। तब भी कसुक बैड न्यूज नहीं बताता। अचानक वो रिवॉल्वर निकालता है और सीधा केन पर तान देता है। बैड न्यूज ये है, वो गुस्से में बोलता है, तुम्हारी बक ने मुझे इरिटेट कर दिया। केन जरा भी नहीं हिलता, बस बोलता है, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। कसुक बोलता है, पूछ लो। केन थोड़ा आसपास देखता है और पूछता है, तुमने अपने क्लाइंट को बता दिया कि तुमने मुझे पकड़ लिया? एक गून बोल देता है, नहीं, पहले तुम्हें मारेंगे फिर बताएंगे। ये सुनकर केन हल्का सा मुस्कुराता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। परफेक्ट, ये ज्यादा कन्वीनियंट है। कसुक तुरंत समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो घबराकर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन केन बुलेट से ऐसे साइड हट जाता है जैसे टाइम स्लो मोशन में हो। गोल्डन ऑरा के साथ केन एक पल में कसुक के सामने होता है। कसुक गाली देता हुआ पीछे हट जाता है। वो पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन केन आराम से बच जाता है। केन उसे कॉलर से पकड़ता है और कागज के हवाई जहाज की तरह दूर फेंक देता है। गूंज का होश उड़ जाता है जब वो अपने बॉस को जमीन पर टूटा हुआ देखते हैं। अब सब वेपन्स के साथ अटैक करते हैं। दो दो करके गूंज आगे बढ़ते हैं। केन बस खड़ा रहता है। नाइफ वाले गून का हाथ पकड़कर केन सीधा फैमिली जूल्स पर मार देता है। बेचारा आदमी ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है और बकवास बोलने लगता है। नाइफ छूट जाता है। केन हवा में ही नाइफ पकड़ लेता है और तुरंत थ्रो करता है। ब्लेड दूसरे गून के गाल को छूकर निकल जाता है। उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। समझ जाता है कि गेम खत्म है और तुरंत सरेंडर कर देता है। सब गिर चुके होते हैं। केन बोलता है, मेरे पास भी गुड न्यूज और बैड न्यूज है। वो गन उठाता है। गुड न्यूज ये है, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था। गन कॉक करता है, मुस्कुराते हुए बोलता है, बैड न्यूज ये है, अब भी नहीं मारूंगा। केन पूछता है, अब बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? काउंटडाउन शुरू करता है। 1, वो जो बेहोश है। 2, वो जो शॉक में है। 3, कसुक। और अगला सीन सिर्फ ब्लैक बैरल दिखता है। कुछ देर बाद केन इंटेरोगेशन कंटिन्यू करता है। सख्त आवाज में बोलता है, टाइम वेस्ट मत करो, डिले का कोई फायदा नहीं। केन दूसरे गून की तरफ देखता है। तेरा नाम ओरस है ना? बिना जवाब का वेट किए बोलता है, या शायद सुनाई नहीं देता, कान बंद है। उसकी दाक नजर ही काफी होती है। ओरस पैनिक में आ जाता है, प्लीज 1 सेकंड रुक जाओ। केन ट्रिगर दबा देता है। ब्राइट पार्क में सिर्फ चीख गूंजती है। ओरस अब एक कान का रह जाता है। कसुक देखते हुए कांपने लगता है। वो घबराकर बोलता है, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, सारा पैसा दे दूंगा और एक्स्ट्रा भी। केन बीच में ही काट देता है, बात पैसों की नहीं है। वो हाथ बढ़ाता है, फोन दो, जो मुझे हायर किया उसका कांटेक्ट चाहिए। कसुक डर के मारे गिर जाता है। वो मत पूछना, कुछ भी मांग लो, डबल पेमेंट ऑफर करता है। केन बोलता है, तुम मेरी सिचुएशन समझ ही नहीं रहे। कसुक पूछता है, क्या तुम जानते हो मेरा क्लाइंट कौन है? केन धीरे धीरे उसके पास आता है। शांत आवाज में बोलता है, 7 स्टार सोसाइटी। कसुक का रंग उड़ जाता है। तो तुम्हें कैसे पता? वो घबराकर बोलता है, उनके खिलाफ अकेले खड़े नहीं रह सकते। मीडिया, पॉलिटिक्स, पैसा सब उनके कंट्रोल में है। प्रेसिडेंट तक उनका पॉन है। कसुक जैकेट में कुछ ढूंढते हुए बोलता है, तुम्हें देश छोड़ना पड़ेगा, फेस चेंज स्पेशलिस्ट से मिलवा दूंगा। केन बोर होकर कान खुजाता है, जम्हाई लेता है। वो झुककर बोलता है, एडवाइस के लिए थैंक्स, पर डील या नेगोशिएशन नहीं है, बस फोन दो। कोल्ड मेटल कसुक के चेहरे से लगता है। केन पूछता है, तुम्हारा कान भी बंद है क्या? गन का बैरल चेहरे पर स्लाइड करता है, फिर मुस्कुराता है, या प्रॉब्लम आंखों में है? रिवॉल्वर फोरहेड पर लगता है। कसुक कांपते हुए पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो?
केन की स्माइल और ज्यादा खौफनाक हो जाती है। सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? कुछ ही देर में 3 क्रिमिनल्स एली में भागते हुए दिखते हैं। सांस लेने तक का टाइम नहीं। लीडर पीछे मुड़कर देखता है, कोई फॉलो नहीं कर रहा। तीनों रुककर हाँफने लगते हैं। कसुक सोचता है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन चुरा ली। तब ओरस बोलता है, क्लाइंट को सच बता देते हैं। लीडर गुस्से से बोलता है, क्या तुझे मरना है? जो गून बेहोश हो गया था, होश में आते ही बोलता है, वापस जाकर भी दिखाने को कुछ है ही नहीं। किजूक बाकी दोनों से बोलता है, ये एरिया डिटेक्टिव एजेंसी से भरा हुआ है, यहाँ एम्बुश और कॉन्फ्लिक्ट कॉमन है। तीनों शहर में घूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक जगह मिलती है, डिटेक्टिव यूनियन। लीडर औरस से बोलता है, तेरा कटा हुआ कान ही प्रूफ बनेगा। दूसरा गून पूछता है, पर क्या डिटेक्टिव यूनियन वाले हमारी स्टोरी सपोर्ट करेंगे? किजूक ठंडी आवाज में बोलता है, बिल्कुल नहीं। गून कंफ्यूज हो जाता है, तो स्टोरी बिलीवेबल कैसे होगी? किजूक सीधा जवाब देता है, सबको खत्म करना पड़ेगा। यही रूल है, सिर्फ स्ट्रांग जिंदा रहते हैं, वीक लोग सिर्फ दबाए जाते हैं। इसी वक्त केन किजूक के फोन को चेक कर रहा होता है। टोक्यो में नया दिन शुरू होता है। सूरज चमक रहा है, परिंदों की आवाज आ रही है। हॉस्पिटल के एक रूम में डॉक्टर और केन बैठते हैं। डॉक्टर पूछता है, क्या तुम्हें कोई पुरानी बीमारी है? तुम्हारे बॉडी के हिसाब से तुम काफी ठीक चल रहे हो। केन बोलता है, हाई स्कूल के टाइम हेल्थ इश्यूज थे, क्या सिचुएशन इतनी बुरी है? डॉक्टर हैरान हो जाता है, तुम्हारा बॉडी देखकर लगता है तुम 60-70 साल के हो। केन हल्की स्माइल के साथ बोलता है, ये बात सुनने का आदत हो गया है, लड़ सकता हूं या नहीं? डॉक्टर सीधा बोल देता है, नहीं, अगर तुम किसी को पंच मारोगे तो सामने वाले का चेहरा नहीं, तुम्हारा हार्ट टूटेगा। डॉक्टर आगे बोलता है, तुम्हारे लेफ्ट लंग में प्रॉब्लम है, क्रॉनिक सांस की बीमारी का चांस है। केन बैठकर सोचता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सेल्स रिप्लेस हो रहे हैं, इसीलिए बॉडी वीक लग रही है। केन ने जानबूझकर 7 स्टार सोसाइटी के अंडर आने वाले हॉस्पिटल को चूज किया था, ताकि वो लोग समझें वो कमजोर हो चुका है। केन सेटिस्फाई होता है, परफेक्ट ट्रैप सेट हो चुका था, अब बस वेट करना था। अंडरवर्ल्ड के एक कोने में येलो टाई पहने एक आदमी काम कर रहा होता है। उसके हाथ में एक पेपर एनवेलप होता है। वो एक डार्क रूम का दरवाजा खोलता है। अंदर रोशनी घुस जाती है। अंदर बैठे लोग पूछते हैं, मीटिंग का टाइम आ गया है, बाकी लोग कहाँ हैं? रेड हेड वाली औरत बोलती है, यूगो एक प्रॉब्लम हैंडल करने गया है, सकी अभी मेंटली अनस्टेबल है, वो नहीं आएगी। काजुकी के को अपडेट देने गया है। वो हंसी के साथ बोलती है, बिल्कुल स्कूल प्रोजेक्ट जैसा लग रहा है। बगल में बैठा आदमी बोलता है, सिर्फ एक डिलिंक्वेंट के लिए इतना ड्रामा। येलो टाई वाला एनवेलप टेबल पर रखता है। केन माजीमोतो के बारे में बात करनी है। वो बोलता है, केन का आज रूटीन चेकअप हुआ, ये रिजल्ट है। रेड हेड डॉक्यूमेंट देखती है, ये तो क्रिटिकल पेशेंट जैसा लग रहा है। दूसरा बोलता है, बैटलफील्ड और बस एक्सीडेंट का अफेक्ट होगा। येलो टाई वाला बोलता है, एग्जैक्टली, इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा। वो आगे बोलता है, कंफर्म हुआ है कि वो यूनिवर्सिटी वापस ज्वाइन कर रहा है। रेड हेड मुस्कुराती है, उस यूनिवर्सिटी पर 7 स्टार सोसाइटी का स्ट्रांग कंट्रोल है। वो सोचकर बोलती है, कॉलेज फाइट में लोग मर भी जाते हैं। वो एक्साइटेड हंसी हंसती है, फिर मजाक में बोलती है, या फिर हो सकता है वो किसी शेडी ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट हो। सब डॉक्यूमेंट टेबल पर रख देते हैं। आत्सुशी अयानोउची बोलता है, मैं सिक्योरिटी कमेटी से हैंडल कर लूंगा। कैमिटो मैनाक बोलता है, स्टोरी सिर्फ तब चलेगी जब वो ऑलरेडी डेड हो। कानाकी तोम्मो बोलती है, यूनिवर्सिटी में कुछ एबिलिटी यूजर्स एनरोल करा देते हैं। फुल मून वाली रात, दूर कहीं म्यूजिक बज रहा होता है। केन का फोन बजता है, हर्म्स कॉल करता है। वो खुश आवाज में बोलता है, पब्लिक हीरो से बात करना ऑनर है। केन सीधा बोलता है, ड्रामा बंद करो, मे के केस के बारे में बताओ। हर्म्स नाटक करता है, तुम काफी कोल्ड हो, मे के बारे में अभी इन्फो नहीं है, पर एक स्ट्रांग लीड है। वो फोन पर लोकेशन भेजता है, आकी कुनियामा। केन घबरा कर पूछता है, क्या वो डेंजर में है? हर्म्स बोलता है, कंट्री में ही है, पर इतनी अनरीचेबल जगह में जैसे फॉरेन हो। केन गुस्से में बोलता है, सीधा बोलो। हर्म्स फाइनली बोल देता है, 7 स्टार सोसाइटी ने उसे पकड़ लिया। केन का दिमाग सुन्न हो जाता है, जमीन जैसे पैरों के नीचे से निकल जाती है। वो बिना कुछ बोले दौड़ पड़ता है। फोन हाथ से छूट जाता है। हर्म्स फोन में बोलता रहता है, दौड़ता रहे जब तक मर ना जाए। केन गुस्से में टोक्यो की सड़कों पर पागलों की तरह भागता है। आर्टिफिशियल लाइट्स रात को चमका रही होती हैं। डिटेक्टिव्स फोन पर बोल रहे होते हैं, उस डिलिंक्वेंट का ट्रेस लॉस्ट हो गया है। यूगो फोन सुनते हुए ग्लास गिरा देता है। वो गुस्से में बोलता है, और लोग चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी कम स्टाफ है। वो बोलता है, अगर तुम मर जाओ तो बॉडीगार्ड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कांग्रेसमैन जवाब देने से पहले यूगो कॉल काट देता है। फोन को घूरते हुए बोलता है, मुझे अपनी औकात भूलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। उसे याद आता है वो लड़का जो उसके हाथ से निकल गया था, और सबसे बुरी बात, जो बंदा मरा हुआ माना जा रहा था वो अचानक वापस आ गया।
गुस्से में युगो मिजामी रूम के अंदर आगे पीछे चल रहा होता है। युगो एक बॉटल उठाता है और बोलता जाता है कि कैसे हर बार कोई ना कोई उसके रास्ते में आ जाता है। वो पूरी विस्की सामने बैठी औरत पर डाल देता है। गुस्से में बोलता है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रखे गए हो तुम भी बेकार हो। उसकी आंखों में बिल्कुल खालीपन होता है। वो ठंडी आवाज में बोलता है, मैं चाहूं तो तेरी जीभ काट दूं। औरत सिर झुकाए कांप रही होती है। तभी एक मैसेंजर आता है और बोलता है, 7 स्टार सोसाइटी आपसे बात करना चाहती है। युगो बोलता है, अभी आ रहा हूं। साथ ही ऑर्डर देता है, इस औरत पर नजर रखो और इसे दूसरी जगह ले जाओ। 2 काले कपड़ों में आदमी औरत को गाड़ी में धकेल देते हैं। तीसरा आदमी सिगरेट पीते हुए बोलता है, अगर ये लड़की बेट का काम ठीक से कर लेती तो सब कुछ स्मूथ हो जाता। तभी एक आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? लाल कपड़ों वाली लड़की केन को पहचान लेती है। सिगरेट वाला आदमी पूछता है, ये कौन है? केन थोड़ा सोचता है, फिर वही बोल देता है, बस एक आवारा लड़का हूं, इधर से गुजर रहा था। गुंडा जोर से हंस देता है, क्या तू नशे में है? वो केन को भगाने के लिए हाथ उठाता है, पर तब तक केन का हाथ उसकी तरफ उड़ चुका होता है। जो 2 आदमी लड़की को पकड़ के खड़े थे, उन्हें सिर्फ गर्दन के पास तेज हवा का झोंका महसूस होता है। सिगरेट वाला आदमी दूर जाकर जा गिरा। धूल बैठने के बाद केन मजाक में बोलता है, लगता है तुम लोग भी नशे में हो। वो बेहोश पड़े आदमी को देखकर बोलता है, ज्यादा पी ली थी शायद। बाकी दोनों को देखकर कहता है, ब्लैकआउट होने से पहले काफी हंगामा कर देते हो। एक आदमी का सब्र टूट जाता है। सूट पहना हुआ गुंडा केन पर झपटता है, पर पल भर में वो केन के बिल्कुल पास होता है और उसे समझ ही नहीं आता कब सब मिस हो गया। केन उसका सिर गोलकीपर जैसे पकड़ता है और सीधा गाड़ी के बोनट पर पटक देता है। दूसरा आदमी ये सब देखकर भी चाकू लेके दौड़ पड़ता है। केन साइड हट जाता है, बालों से पकड़ के उस आदमी को घुमाता है और उसका चेहरा भी गाड़ी पर दे मारता है। केन बोलता है, लगता है शराब का असर ज्यादा है, सीधा मुंह के बल गिर गया, ऊपर से गाड़ी भी महंगी है। वो आदमी को बालों से उठाता है और पूछता है, अग्री करता है, पर आदमी की हालत ऐसी होती है जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। केन बोलता है, इस हालत में नीचे ही पड़े रहो, तुम्हारे लिए बेटर है। तब एक होशियार लड़की गली से बाहर निकलती है। केन आवाज की तरफ देखता है। रोते हुए लड़की पूछती है, क्या मैं लेट हो गई? केन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है, सॉरी, मेरी वजह से हुआ। अकी बताती है, तुम्हारी बहन नॉर्थ वाले कंट्री भाग गई है। केन एकदम शॉक हो जाता है। अकी बोलती है, मैंने युगो मिजामी को फोन पे बात करते सुना। वो इतना गुस्सा था कि फोन फेंक दिया। उसने मुझे ब्लेम किया मई के भाग जाने के लिए। उसे लगा था मई मर चुकी है। केन बोलता है, उसकी चीख चिल्ला सब पुरानी यादें मिटा गईं। उसका कलीग पूछता है, पिछले 5 साल कहाँ था? केन बोलता है, बाहर पढ़ने गया था। फिर कुछ लोग मिले। कलीग पूछता है, कोई गलत काम तो नहीं किया? केन सोचता है, गलत काम मतलब लोगों का पैसा चुराना? पर उसने तो गन भी तानी थी। फिर बोलता है, स्कैमर तो नहीं हूं? कलीग अभी भी शक में होता है। केन इधर उधर देखता है और पूछता है, ये लोग कौन है? हॉलवे से काले कपड़ों में काफी सारे यंग लोग आते दिखते हैं। केन पूछता है, यूनिवर्सिटी के अंदर मॉन्स्टर कॉस्प्ले क्यों? कलीग बोलता है, काश सिर्फ कॉस्प्ले होता। वो समझाता है, जापान में अब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। ऑयल की जगह एक नया एनर्जी सोर्स आया है, एनासोपैक। ये लोगों के अंदर पावर जगाने के काम आता है। जापान ने इसे डेवलप किया, इसलिए दुनिया भर में अवेकन लोग बढ़ने लगे। ऊपर से एक्सचेंज प्रोग्राम दिखता है, पर असल में स्पाइंग चल रही है। कलीग बोलता है, नॉर्थ के स्टूडेंट्स असल में माफिया है। पैराडाइज नॉर्थ का ग्रुप है, प्योर स्ट्रीम ईस्ट का, हैमरैंग जापान का। यूनिवर्सिटी में रूल है, अगर प्रॉब्लम है तो फाइट करो। सेल्फ गवर्नेंस कमेटी है, पर उसकी कोई इज्जत नहीं। केन बोलता है, टाइम वेस्ट है ये सब। तभी एक लंबा आदमी हरा आंखों वाला केन को बोलता है, साइड हट। केन इसे एंटरटेनमेंट समझता है। औरत के चिल्लाने से पहले एक और आदमी बोलता है, यहां रिजेंटमेंट का बलून खड़ा है। ग्रीन आइज वाला और गुस्सा हो जाता है। वो पंच मारने जाता है, पर स्किनी आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलता है, पैराडाइज में सिखाते हैं कि अडल्ट्स बच्चों के गेम में इंटरफेयर नहीं करते। तभी एक आवाज गूंजती है, बस करो। पीली क्लोक वाली लड़की आगे आती है। वो पूछती है, क्या जापान का हैमरैंग स्कूल का बैलेंस बिगाड़ना चाहता है? स्किनी लड़का उसे पहचान लेता है, जीन क्विक्शिया। वो केन की तरफ इशारा करता है, खुद का ख्याल रखा करो।
केन कंफ्यूज हो जाता है। वो बंदा उसे जानता भी नहीं। क्विक्शिया कहती है, आखिर में वीक ही पिसे जाते हैं। केन को देखकर बोलती है, तुम बस कचरा हो। सब चले जाते हैं। कलीग बोलता है, आजकल यूनिवर्सिटी ऐसी ही है। थोड़ी देर बाद एक स्टूडेंट भागता हुआ आता है। फिर सेल्फ गवर्नेंस कमेटी का प्रेसिडेंट सुन्नी तचिबाना आ जाता है और लेट होने के लिए सॉरी बोलता है। प्रोफेसर बोलता है, कोई बात नहीं। स्टूडेंट शर्मिंदा होता है, कहता है, कमेटी सिर्फ नाम की रह गई है। केन का ध्यान टूट चुका होता है। वो सुन भी नहीं रहा। कमेटी का लीडर बोलता ही जा रहा होता है। आंखों में चमक होती है जब वो केन यानामोटो से कहता है, प्लीज आप ही हमारा ध्यान रखिए। केन पहले हाँ कहने वाला होता है, पर अगले ही पल उसे रियलाइज होता है कि वो किसी का एडवाइजर है ही नहीं। तीनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। पूरी साइलेंस छा जाती है। योरी पूछता है, क्या प्रोफेसर सवाया मैंने आपको नहीं बताया? केन बोलता है, प्रोफेसर ने कहा था वो कोई बहुत अमेजिंग इंसान लाएंगे एडवाइजर के लिए। केन को इतना गुस्सा आता है जितना 3 लोगों के एम्बुश से भी नहीं आया था। प्रोफेसर खुद की तारीफ करने लगता है तो केन पूछता है, तुम्हें मुझे ट्रिक करने की हिम्मत कैसे हुई? केन सीधा बोल देता है, मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा जब गारंटी मिले कि ये कमेटी बाकी फैक्शंस जैसी नहीं होगी। वो कमेटी के प्रेसिडेंट की आंखों में देखता है और पूछता है, पावर मिलने के बाद भी तुम हम्बल रहोगे? प्रेसिडेंट सर झुका लेता है। थोड़ी देर बाद बोलता है, हाँ हम चेंज होंगे। केन तुरंत कहता है, फिर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। प्रेसिडेंट बोलता रह जाता है। वो सच में मानता है कि वो चेंज करेगा। वो बोलता है, अथॉरिटी वापस मिल गई तो फर्क नहीं पड़ता क्या करना पड़े, चाहे एडवाइजर को भी सीढ़ी बनाना पड़े। मैं इस सड़ी हुई यूनिवर्सिटी को कुछ ऐसा बनाऊंगा जिसके लिए लोग प्राउड फील करें। मैकफॉल में 3 लोग घास पर बैठे ड्रिंक शेयर कर रहे होते हैं। केन योरी से कहता है, तू काफी करिज्मेटिक है। अल्कोहल के असर में थोड़ा लाल होते हुए योरी बोलता है, लीडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अल्कोहल हैंडल करना होता है। वो पूछता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? फिर प्रेसिडेंट पूछता है, क्या प्रोफेसर के क्लोज हो? ये सुनते ही केन फ्रीज हो जाता है। फिर मूड बदलते हुए केन पूछता है, तुम उस डरावने इंसान के सेंसे से मिले कैसे? फ्लैशबैक में दिखाता है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट किसी के पैरों में गिरा हुआ है। एक और लड़का जमीन पर पड़ा है। जो खड़ा है वो देख रहा है। लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। फ्लोर लाल रंग से भरा हुआ है। बिना चोट के लड़का पूछता है, क्या तुम लोग हमेशा वीक लोगों को बुली करने पर गर्व महसूस करते हो? असल में काफी स्टूडेंट्स आसपास बेहोश पड़े होते हैं। कुछ बिल्कुल आउट, कुछ मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो लड़का खड़ा होता है बोलता है, इन एरोगेंट लोगों के पास मुझे खुद से घिन आती है। यंग केन जमीन पर पड़े लड़के को देखता है। उसे नोटिस होता है उसका राइट हाथ कांप रहा है। केन कहता है, ये सिम्टम्स मेरे जैसे हैं, बॉडी और सोल जैसे अलग हो रहे हो। लड़का शॉक हो जाता है कि कोई उसे समझ रहा है। केन बोलता है, मैं इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहता हूं। वो नीचे बैठकर कहता है, अब जब मैंने देख लिया मैं इग्नोर नहीं कर सकता। केन उसे उठाता है और बोलता है, जब तक ये चल रहा है मैं किसी को तुम्हें टच नहीं करने दूंगा, बाद में तुम खुद हो जाओगे। केन हल्का सा मुस्कुरा देता है जैसे मजाक कर रहा हो। लड़का इमोशनल हो जाता है और घुटनों पर बैठा केन को जाते हुए देखता है। टोक्यो की एक टॉल बिल्डिंग में चश्मे वाला आदमी सोचता है, क्या ये नॉस्टैल्जिया है? फिर खुद ही बोलता है, नहीं, ये एक्साइटमेंट है, नई चीज डिस्कवर करने वाली फीलिंग। प्रोफेसर याद करता है कि केन भी मेटामॉर्फोसिस से गुजरा था, पर हाई स्कूल में बिल्कुल ठीक था। वो खुद से पूछता है, क्या केन ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेज में है? उसके ऑफिस की वॉल आर्टिकल्स, नोट्स, मैप्स और स्टूडेंट्स की फोटोज से भरी होती है। ये सब उसकी ऑब्सेशन दिखाता है। सिचुएशन उसकी एक्सपेक्टेशन से आगे जा रही है। उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। के सोचता है, शायद मुझे नया गिनी पिग मिल गया है। धूप पेड़ों के बीच से चमक रही होती है। यूनिवर्सिटी कोर्ट बिल्कुल खाली है। अयामा पूछता है, हैंगओवर नहीं होता क्या? केन बोलता है, प्रॉब्लम आपकी स्टैमिना का है। प्रोफेसर मानता है, मुझे लगा नहीं था तुम एडवाइजर बनने मान जाओगे। शायद तुम्हें रहने की जगह चाहिए थी, या फिर तुम अपने दोस्तों को कॉर्नर में नहीं देख सकते। जो भी हो, मैं खुश हूं। केन बोलता है, रीजन रहना नहीं था, योरी की आंखों में मुझे सच दिखा। केन याद करता है आकी का कंफर्ट करना। वो बोलता है, मुझे पता होता है कौन झूठ बोल रहा है, मुझे सच्चे लोग पसंद हैं। अयामा कहता है, ऐसे लोग यहाँ रेयर हैं। तभी कोई रुकता है। एक लड़की डिसबिलीफ में सीन देखती है। प्रोफेसर बात करते हुए पानी पी रहा होता है और लड़की केन का सरनेम चिल्ला देती है, यानामोटो। आओया खुशी से केन को ग्रीट करती है। प्रोफेसर के मुंह से बात निकल जाती है। केन और रिपोर्टर की एक्साइटमेंट देखकर प्रोफेसर समझ जाता है कि केन ने उसे आउटप्ले कर दिया। प्रोफेसर केन को पकड़कर बोलता है, लगता है तुमने पहले ही अपनी जगह बना ली। केन पूछता है, तुम यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हो? रिपोर्टर बोलती है,
स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेने आई हूँ। वो बताती है कैंपस में फैक्शन स्ट्रांग हो रहे हैं। उसे पता भी नहीं होता कि वो लोगों का अटेंशन खींच रही है। वो कहती है प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, इसलिए खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ, पर अब तक कोई इंटरव्यू देने को रेडी नहीं। कैन इम्प्रेस्ड होता है कि वो अभी तक सेफ है। रिपोर्टर बोलती है अगर एम्प्टी हैंडेड गई तो बॉस से डांट पड़ेगी। कैन कहता है मैं हेल्प कर सकता हूँ। रिपोर्टर शॉक हो जाती है। कैन प्रोफेसर की तरफ इशारा करता है, देखने में नहीं लगता पर यह फैकल्टी का हिस्सा है। प्रोफेसर समझ जाता है अब बचना मुश्किल है। तीनों कैंपस में चलने लगते हैं। रिपोर्टर और प्रोफेसर बात करते हैं। कैन थोड़ा पीछे से देखता रहता है। प्रोफेसर बताता है सब फैक्शंस के पास पावरफुल स्पॉन्सर्स हैं, बस एक एक्सेप्शन है, अमोदोरी फैक्शन। ये लोग प्रॉब्लम नहीं करते, कोई स्पॉन्सर नहीं, फिर भी लोग पसंद करते हैं क्योंकि रेपुटेशन अच्छी है। प्रोफेसर बोलता है इसका क्रेडिट लीडर को जाता है, बेहतर होगा तुम और इंटरव्यूज ट्राई ना करो। रिपोर्टर सरप्राइज में होती है क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी से परमिशन मिली थी। प्रोफेसर कामली समझाता है कि बात उसकी नहीं है। वो कहता है तुम आउटसाइडर हो, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। वो बोलता है यूनिवर्सिटी ऐसी जगह है जहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इतना कहकर प्रोफेसर बोलता है उसे काम है और हेल्प के लिए थैंक्स बोलकर चला जाता है। जाते जाते कलीग कैन को थम्स अप देता है, पर कैन समझ जाता है उसने सब कुछ गलत समझा। रिपोर्टर बोलती है प्रोफेसर काफी अच्छे लगते हैं। कैन हल्का सा अग्री करता है। फिर कैन पूछता है अब तुम क्या करोगी? ओई बोलती है मैं थोड़ी देर और यहीं रहूंगी। कैन बोलता है घूमना प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी साइड छोड़ना मत। ये सुनते ही लड़की जोर से शर्मा जाती है। एलवी रियलाइज करती है कि ये ऑलमोस्ट कैंपस डेट जैसा है। उसके दिमाग में अजीब सा सीन आता है जहां दोनों कैंपस में पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। तभी एक लड़का आता है और बोलता है मैंने सुना यहां जर्नलिस्ट है। वो देखकर बोलता है बस एक शैलो लड़की है जो स्टूडेंट काउंसिल को चिपक रही है। कैन बीच में आता है और बोलता है ये गेस्ट है। लड़का और गुस्सा हो जाता है। उसे पसंद नहीं आता कि कोई आउटसाइडर ऐसे घूम रहा है। कैन सस्पिशियस मूवमेंट नोटिस करता है। वो लड़का लड़की को साइड धक्का देता है बिल्कुल उस वक्त जब पंच उसकी तरफ आ रहा होता है। ओई डर के मारे चिल्ला पड़ती है। पोनीटेल वाला लड़का बोलता है यूनिवर्सिटी के रूल्स टूटने वाले हैं। वो दोनों को देखकर बोलता है स्टूडेंट काउंसिल को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। कैन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। ग्रे हेयर लड़का पूछता है क्या तुम पूरी पैराडाइज फैक्शन से लड़ोगे? कैन कामली बोलता है बचने की कोई जरूरत नहीं। वो रिपोर्टर के और पास जाता है और बोलता है सच पहले ही बोलना चाहिए था, टफ बनने का ड्रामा क्यों? कैन उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है रेजिस्ट करना मतलब एफर्ट लगाना। ओई टेंशन में देख रही होती है जब कैन सीधा ठग के सामने खड़ा होता है। वियर्डो पूछता है इसका मतलब क्या? कैन स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से अनाउंस करता है आज से काउंसिल पैराडाइज फैक्शन के अगेंस्ट है। फिर बोलता है और अगर उन्हें पसंद नहीं तो फाइट कर सकते हैं। कैन हल्का सा स्मर्क देता है जैसे बॉस कौन है ये क्लियर कर रहा हो। यूनिवर्सिटी के अंदर ओरी शांति से चल रहा होता है। उसका फोकस नोटपैड पर होता है। उसमें केन्याना जमोतो के बारे में नोट्स होते हैं। वो सोचता है क्या ये लड़का सच में ट्रस्टवर्दी है? डिसीजन तक नहीं पहुंच पाता और बस ऑब्जर्व करने का डिसाइड करता है। तभी एक लड़का भागता हुआ आता है फ्रेश गॉसिप लेके। काउंसिल प्रेसिडेंट सुनता है और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नया एडवाइजर ने पैराडाइज के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया है। वो शॉक में पूछता है वेट क्या? फाइट देखने का शौक रखने वाली क्राउड ऑलरेडी जमा हो चुकी होती है। एली थोड़ी दूर खड़ी होती है ताकि कोई फ्लाइंग केक उससे न लग जाए। पोनीटेल लड़का अपने से भी बड़ा वुडन स्टिक निकालता है। स्टिक दिखाते हुए बोलता है जीता तो तुम क्या चाहते हो? कैन सीधा बोलता है पैराडाइज फैक्शन खत्म। ग्रे हेयर लड़का हैरान हो जाता है। वो बोलता है मजाक की भी लिमिट होती है। कैन कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा। वियर्डो कैन को ऊपर नीचे देखते हुए सोचता है स्टूडेंट काउंसिल ऑलरेडी टूट रही है। वो अपनी कंडीशन बोलने वाला होता है पर बीच में रोक दिया जाता है। काउंसिल प्रेसिडेंट गुस्से में चिल्लाता है कैन सिर्फ एक दिन से यहां है। योरी डेस्परेट होकर बोलता है उसे ड्यूअल के रूल्स भी नहीं पता। पास खड़ा होशा बोलता है रूल्स नहीं पता तो काउंसिल की गलती है। एडी पैनिक करने लगता है, खुद को ब्लेम करता है और सिचुएशन सुधारने का सोचता है। कैन नोटिस करता है प्रेसिडेंट बिल्कुल टूट चुका है। कैन स्टूडेंट्स का दर्द इग्नोर नहीं कर पाता और उसके पास जाता है। यूरी शॉक में देख रहा होता है। कैन सामने खड़े होकर पूछता है क्या तुम ही नहीं थे जो सब नॉर्मल चाहते थे? कैन बोलता है अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। यूरी कहता है ये बात मुझे सबसे ज्यादा पता है। कैन हल्का सा हंसता है। वो समझ जाता है लड़का बात समझ गया है और वापस फाइट की तरफ चला जाता है। कमेटी वाले योरी से पूछते हैं क्या वो ठीक है? कुछ बोलते हैं एडवाइजर को निकाल देते हैं बिफोर सब बिगड़ जाए। इनोरी कहता है वो लॉजिकल होगा
पर योरी बोलता है, अगर इम्पॉसिबल रिजल्ट चाहिए तो इम्पॉसिबल पे बेट लगानी पड़ती है। वो ऐड करता है, वैसे एडवाइजर थोड़ा डम भी है। फिर भी योरी उस लड़के पर ट्रस्ट कर लेता है जो खड़े होने का ढंग भी नहीं जानता। कैंपस में हंगामा चलता रहता है। केन वापस अपने ओपोनेंट के पास जाता है और पूछता है, तुम क्या बोल रहे थे? ये बात आग में घी डाल देती है। स्टिक वाला लड़का चिल्लाता है, मुझे भी वही चाहिए। स्टूडेंट काउंसिल का एंड। क्रिग्जिया तुरंत उसका सपोर्ट करती है और कहती है, केन को पूरी तरह से तोड़ दो। ओपोनेंट इनसेन स्पीड से चार्ज करता है। वो दौड़ता है, कूदता है, स्लिप होता है, गिरता है और अटैक करता है। 1 सेकंड में दोनों फेस टू फेस होते हैं। सब कुछ बहुत फास्ट होता है और हमेशा की तरह केन साइड हट जाता है। ओपोनेंट तुरंत समझ जाता है अटैक मिस हो गया। वो हवा में ही कैलकुलेशन बदलता है और झाड़ू पर चुड़ैल जैसे केन पर झपटता है। केन कामली साइड हट हट के सोचता है, 7 स्टार सोसाइटी पैराडाइज को स्पॉन्सर नहीं कर रही, क्योंकि अगर करती तो बेट का दूसरा हिस्सा मुझसे रिलेटेड होता। ये थॉट थोड़ा डेंजरस है, पर लगता नहीं वो ड्यूल में इंटरफियर करना चाहते हैं। केन मूनवॉक जैसे साइड हट हट के डॉज करता है। क्राउड को लगता है केन हार रहा है क्योंकि वो अटैक नहीं कर रहा, पर असल में वो ऑलमोस्ट सोने वाला है। क्राउड में एक लॉन्ग हेयर लड़का रियलाइज कर लेता है फाइट एक्चुअली वन साइडेड है। स्टिक वाला लड़का गुस्से से पागल हो चुका होता है। वो चिल्लाता है, रुक जा, एक हिट लगने दे। केन को फाइनली याद आता है कि वो बंदा अभी तक यहीं था। हीरो बिना सोचे ग्रे हेयर लड़के के मुंह पर पंच मार देता है। पहले ही हिट में लड़का सीधा गिर जाता है। केन उसके हाथ से स्टाफ छीन लेता है। जब लड़का स्टिक से जमीन पर कुछ ड्रॉ कर रहा होता है, क्राउड डिसबिलीफ में बोलने लगती है, अभी क्या हो गया? कुछ लोग सोचते हैं शायद लक था। केन जमीन पर सर्कल बनाना चाहता था, पर गलती से बीन जैसा कुछ बन जाता है। केन अपनी ड्राइंग को देखकर थोड़ा इवैल्यूएट करता है। तभी एक बड़ा ब्रूट पीछे से अटैक करने आता है और ऑब्वियसली केन साइड हट जाता है। केन उस बंदे को कॉलर से पकड़ता है, स्टाफ का सपोर्ट लेते हुए उससे अपने से काफी दूर कंधे के ऊपर से फेंक देता है। बंदा सर के बल गिरता है और फिसलते हुए दूर चला जाता है। केन सबको याद दिलाता है कुकुचिया के वर्ड्स, कंप्लीट बीट डाउन। बड़ा बंदा समझ जाता है कि वो किस गड्ढे में गिर चुका है। वो मदद के लिए चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी उसके मुंह पर जोर का स्टॉम्प पड़ता है। स्टूडेंट्स उसकी चीख दूर तक सुनते हैं। केन के अटैक से लाल जूस चारों तरफ उड़ता है। लॉन्ग हेयर लड़का कामली सीन देखता रहता है। बाकी क्राउड बिल्कुल शॉक्ड होती है। यूरी कंफ्यूज्ड फीलिंग्स के साथ सब कुछ देख रहा होता है। लाल जूस से कवर्ड केन बोलता है, मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे बोला गया था। केन पूछता है, एक बंदे के लिए इतना बीटिंग काफी है? बंदा तो कब का बेहोश हो चुका होता है। केन अब कुकुचिया की तरफ देखता है। लड़की शॉक में है केन की ऑडासिटी देखकर। केन वापस जमीन पर ड्रॉ करने लगता है। अब क्लियरली वो काउंटडाउन बना रहा होता है, 0 से स्टार्ट। केन ऑलमोस्ट नंबर गलत बना देता है और दोबारा बनाना पेन होता। केन मुड़कर क्राउड की तरफ पॉइंट करता है और हेड्स गिनना शुरू करता है। गिनते गिनते थक जाता है। फिर यूरी की तरफ देखकर पूछता है, एक सवाल। प्रेसिडेंट होश में आता है और पूछता है, क्या? केन सीधा पूछता है, डुएल में मल्टीपल लोग आ सकते हैं? एग्जाम्पल देता है, 1 वर्सेस सब। कमेटी लीडर बोलता है, नंबर फिक्स हो और सब अग्री करें तो कोई लिमिट नहीं। केन अपना जूस कवर्ड हाथ हिला के बोलता है, मुझे एक एक गिनने का मूड नहीं। वो स्पेक्टेटर्स की तरफ मुड़कर बोलता है, आओ फाइट करो। ऑब्वियसली क्राउड के लोग आग में आ जाते हैं। सब केन की तरफ गुस्से में चार्ज कर देते हैं। हर डायरेक्शन से अटैक आता है। केन पैराडाइज गैंग को टॉन्ट करता है और बोलता है, सब एक साथ आओ। बोल्डनेस देखकर सब स्टंड हो जाते हैं। फिर 1 सेकंड में स्प्रिंट कर देते हैं। सब मिलकर केन को गिराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बंदा किक के साथ आता है। केन उसे पूरी स्पीड में आने देता है, पर लास्ट मोमेंट में उसकी टांग हवा में पकड़ लेता है। केन बोलता है, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट सीख। लेसन देने के लिए केन एक हाथ से उसका हील क्रश कर देता है। बंदा चीखने लगता है। तब तक बाकी लोग फुल स्पीड में आ जाते हैं। केन उसे छोड़ता है और स्टाफ रेडी करता है। ऊपर से आने वाले बंदे के 5 दांत तोड़ देता है। केन आगे घूमकर बुल जैसे चार्ज करते बंदे को किक करता है। कावर्ड्स एम्बुश ट्राई करते हैं। 3 बंदे केन का टॉर्सो पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ऊपर से एक और स्टाफ वाला पागल वॉर क्राई के साथ गिरता है। इम्पैक्ट के टाइम किसी को कुछ दिखता नहीं, बस एक डार्क ऑरा उठता है। कई लड़के उड़ते हुए गिरते हैं जब और लोग रश करते हैं। केन एक हाथ से स्टाफ घुमाता है, फिर बे ब्लेड की तरह घूमता है और सबको उड़ा देता है। बोलता है, मैं अच्छा सीनियर हूं, तुम पर टाइम वेस्ट कर दिया। बोलते बोलते एक रूट बंदे को वैक कर देता है। बंदा हवा में उड़ता है। केन बाकी को लेक्चर कंप्लीट करता है कि वो कितना अपसेट है। एक और बंदा किक लेके आता है। केन डक करता है और बोलता है, मैनर्स बिल्कुल नहीं है। स्टाफ से उसके सर पर मारकर उसे थोड़ा सेंस देता है।
तीसरा स्टाफ वाला ऊपर से गिरता है। लगता है पैराडाइज के बंदे एंड ही नहीं हो रहे। लैंडिंग का इम्पैक्ट बहुत हैवी होता है और तीसरा बंदा शॉक में रह जाता है। कैन उसका स्टाफ मिड एयर पकड़ लेता है जैसे कुछ भी नहीं, फिर वेपन को तिनके जैसे तोड़ देता है। बंदा गिर जाता है। कैन पोल से जमीन में नया बेली बटन बना देता है। ऑब्वियसली बंदा डाउन। दो लड़के साइड में खड़े सोच रहे होते हैं फाइट ज्वाइन करें या नहीं। कैन बोलता है, अगर मरना ही है तो तमीज से बोलो। दोनों हिम्मत जुटा के चार्ज करते हैं। पहला बंदा पग बन जाता है। दूसरे के 4 विजडम टीथ फ्री में निकल जाते हैं। दोनों रैग डॉल जैसे कैंपस के पार उड़ जाते हैं। कैन पैराडाइज मेंबर्स को बोलता है, तुम सब ट्रैश हो। बाकी लोग अभी तक प्रोसेस ही कर रहे होते हैं। अधूरी शॉक में समझ जाता है कैन वैसे ही स्ट्रांग है जैसे उसने बोला था। कमेटी लीडर को वो रात याद आ जाती है जब दोनों चुपचाप पी रहे थे। कैन ने साइलेंस तोड़ के बोला था, तुम हाईली रिसाइक्लेबल हो। योरी कुछ समझ नहीं पाया और बस देखता रहा। प्रोफेसर समझाता है, वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट था और योरी और कंफ्यूज हो जाता है। प्रोफेसर बोलता है, जब कैन हल्का इंसल्ट करता है तो वही प्रेज होता है। फिर प्रोफेसर पूछता है, वैगाबॉन्ड क्या होता है पता है? लड़का बोलता है, नहीं। प्रोफेसर सिंपल में समझाता है, वैगाबॉन्ड वो होता है जो कहीं परमानेंट नहीं रहता। लोग आते जाते रहते हैं, कोई रियल बॉन्ड नहीं होता। हेल्प मिले या ना मिले वो आदत में जीता रहता है। दुनिया उसे ब्रेक नहीं देती पर वो सब पेन को वेपन बना लेता है। जो उसे यूज करना चाहते हैं उन्हें भी वो ट्रैश की तरह फेंक देता है। वो कैन है। प्रोफेसर कंक्लूड करता है, ये वैगाबॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन से अलग है। प्रेजेंट में वापस कैन लास्ट स्टूडेंट को झिंझोड़ता है, उठ जा। नाक टूट गई इसका मतलब काम छोड़ दे। कैन और जोर से हिलाता है, फिर पूछता है, नंबर दे। बंदा मार खाया हुआ होते हुए भी कैन को गाली देता है। कैन पेशेंस खो देता है और बोलता है, बस बोल दे, इतना भी मुश्किल नहीं है। जब लड़का हेजिटेट करता है, कैन पूछता है, कान बंद हो गए हैं क्या? सुनाई नहीं दे रहा? ये सुने बिना भी लड़का पैनिक हो जाता है और तुरंत अपनी इंडेक्स फिंगर उठा देता है। स्टूडेंट धीरे धीरे काउंटिंग शुरू करता है। 1, 2। लगता है जैसे उसने सोचा हो नई नाक फ्री शिपिंग में आई है, इसलिए काउंट रुकता ही नहीं। 3, 4, 5। तब तक कुकिया ने ब्लिंक भी नहीं किया होता और पूरी फाइट मिस हो जाती है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता अभी क्या हो गया। लड़की सोचती है, ये बंदा मॉन्स्टर है क्या? वो गुस्से में बीच में जाकर कैन को कन्फ्रंट करना चाहती है पर पैर फिसल जाता है और सीधा जमीन पर गिर जाती है। कुकिया गुस्से में ओरी से पूछती है, क्या ये सब तुम्हारा प्लान था? आउटसाइडर्स लाकर सिचुएशन सॉल्व करवाना? प्रेसिडेंट सीधा खड़ा रहकर एक्यूजेशंस सुनता रहता है, फिर कामली बोलता है, कैन आउटसाइडर नहीं है, वो पहले का स्टूडेंट है, इसलिए काउंट नहीं होता। ये सुनकर कुकिया और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करती है। अब तो नर्ड भी उसे डिस्डेन से देख रहा होता है। कुकिया समझ जाती है उसका कंट्रोल पूरी तरह छूट चुका है। वो दिमाग में सिचुएशन पलटने के तरीके सोचने लगती है। कैन पूछता है, क्या कोटा कंप्लीट हो गया? पैराडाइज खत्म? लीडर याद दिलाती है, अभी एक लास्ट कार्ड बचा है। जीन कुकिया फिर कॉर्नर में चुपचाप खड़े लॉन्ग हेड लड़के को बुलाती है। पूरे जहर भरे टोन में बोलती है, तलवार निकालो। जोंग बोलता है, मैं संभाल लूंगा। पोजीशन लेते हुए कहता है, मैं सर्विस में हूं, और तलवार निकाल लेता है। लॉन्ग हेड बंदा क्लियरली एक्साइटेड होता है कैन से लड़ने के लिए। उधर कैन अपनी स्टिक से जमीन पर लिखने में बिजी होता है। लगता है उसकी ड्राइंग थोड़ी इंप्रूव हो गई है। जमीन पर पड़े काउंटलेस लोगों के बीच नंबर 182 क्लियरली दिखता है। कैन समझ जाता है अभी एक लास्ट मिजरेबल सोल बचा है। उसे सोच के ही इरिटेशन होती है क्योंकि नंबर इरेज करके रीराइट करना पड़ेगा। जोंग बोलता है, मैं बिना तैयारी के फाइट करूं तो डिसरिस्पेक्ट होगा। कैन फेक बिलीफ के साथ सर हिला देता है। अगला सेकंड तलवार बाहर होती है। जोंग वाइड अटैक के साथ सीधा चार्ज करता है। कैन मुश्किल से हिलता भी नहीं और स्टाफ से ब्लॉक कर देता है। इतनी आसानी से ब्लॉक होते ही जोंग समझ जाता है ये बंदा अलग लेवल का है। वो 4-5 मीटर पीछे हट जाता है। लॉन्ग हेड बंदा बोलता है, तेरी प्रेजेंस हैवी नहीं है पर कुछ तो गलत फील हो रहा है। कैन सीधा बोल देता है, इसका मतलब मेरे सामने तो कोई भी नहीं है। एनिमी को टॉन्ट करते हुए कैन अपना वेपन जमीन पर छोड़ देता है। बोलता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। जोंग गुस्सा होता है, तू सिर्फ वीक लोगों को पीटकर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। तलवार कैन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, ये एटीट्यूड मेंटेन कर। लंबी स्ट्राइड्स में डिस्टेंस क्लोज करता है। फ्लैशी और लंबी अटैक्स के साथ बोलता है, तेरी जीभ खींच लूंगा। जोंग लगातार अटैक करता है। उसकी रिस्ट कंट्रोल परफेक्ट होती है। क्लियरली दिखता है वो लॉन्ग स्वॉर्ड में एक्सपर्ट है। कैन डिसाइड करता है अब मूव करने का। ब्लाइंड स्पॉट से आगे बढ़ता है। जोंग रिएक्ट भी नहीं कर पाता और तब तक लेट हो चुका होता है। कैन एक क्लीन पंच मारता है। ब्लॉक करने की कोशिश के बाद भी इम्पैक्ट लग जाता है। जोंग लाल थूकता है और हवा में उड़ जाता है। मिड एयर में तलवार जमीन में घुसा देता है ताकि स्पीड स्लो हो। वो तलवार के सहारे घुटनों के बल टिक जाता है।
केन दूर खड़ा हाथ पॉकेट्स में डालकर सिर्फ देख रहा होता है। जोंग थोड़ा रुककर समझने की कोशिश करता है हो क्या रहा है। जमीन में बने क्रेटर के बीच वो केन की पावर देखकर बिल्कुल स्टन्ड होता है। केन पूछता है, क्या तू सीरियसली सोचता है मैं तुझे रेस्ट लेने का टाइम दूंगा? जोंग आर्थराइटिस वाली बुढ़िया की तरह उठता है और मान लेता है कि वो गलत था। ऑरा रिलीज करता है और बोलता है, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया, अब सीरियस हूं। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं, एक्सप्रेशन बिल्कुल खाली। लाल स्पार्क्स केन की तरफ उड़ते हैं। पलक झपकते ही जोंग ब्लाइंड स्पॉट में पहुंच जाता है। वो सोचता है, स्पीड में मुझसे तेज कोई नहीं। फाइनल अटैक रेडी करता है, पूरा कॉन्फिडेंट। मुस्कुराते हुए बोलता है, हेल में रिग्रेट करेगा। पर केन सब देख रहा होता है। दोनों टकराते हैं और एक एक्सप्लोसिव इंपैक्ट होता है। दूर से क्लास से निकलते स्टूडेंट्स धूल का क्लाउड देख लेते हैं। एक बंदा पूछता है, क्या हुआ? दूसरा बोलता है, बहुत फास्ट था, दिखा ही नहीं। सब स्मोक सेटल होने का वेट करते हैं। जोंग बिल्कुल शॉक में होता है। केन ने तलवार सिर्फ अपनी उंगली से रोक रखी होती है। जोंग बिलीव ही नहीं कर पाता कि डॉज करने के बजाय केन ने पकड़ लिया, बिल्कुल जैसे बच्चे के साथ खेल रहा हो। केन पूछता है, बस इतना ही? जोंग तलवार खींचने की कोशिश करता है पर ब्लेड हिलती भी नहीं। केन बोलता है, मुझे लगा खेल खत्म हो गया। थोड़ा सरकास्टिक सॉरी बोलता है और एक ब्लिंक में उसके पीछे पहुंच जाता है। जोंग घूमकर देखने लगता है पर केन ऑलरेडी 180 डिग्री पीछे होता है। लास्ट अटैक के लिए जोंग पूरी स्पीड लगा देता है। अटैक के बीच केन सिर्फ रिस्ट टैप करता है और गले से पकड़ लेता है। केन जोंग को सीधा हवा में उठा लेता है। जोंग सांस के लिए स्ट्रगल करता है। वो समझ जा प्रोटैगनिस्ट का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो पूछता है, क्या तेरे पास अभी भी और लैकीज बचे हैं लड़ने के लिए? एंटैगनिस्ट गुस्से में अपना होंठ दांत से काट लेती है और उसे घूर कर देखती है, पर जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। हीरो शांति से पैराडाइज की लीडर का रिप्लाई वेट करता है। इस वक्त लड़की सिर्फ नफरत भरी नजरों से केन को देखती रहती है। यूनिवर्सिटी के अंदर लोग लेटेस्ट इवेंट्स पर गॉसिप कर रहे होते हैं। एक बंदा दूसरे से पूछता है, पैराडाइज का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कहाँ है? दूसरा कैजुअली बोल देता है, खाली हाथों से पिट गया। स्टूडेंट्स सब कुकिया की पीठ की तरफ देख रहे होते हैं, ये देखने के लिए वो अब क्या करेगी। पर लड़की बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। उसके कानों में लोगों की विस्पर्स गूंज रही होती हैं, उसके एम्पायर के गिरने की बातें। आसपास के लुक्स उसका नाइटमेयर कंफर्म कर देते हैं। पैराडाइज खत्म हो चुका है। कुकिया जितनी भी रास्ता निकालने की कोशिश करती है, सब इम्पॉसिबल लगता है। थक कर वो अपना चेहरा हाथों से ढक लेती है। उंगलियों के बीच से केन को घूरती है, उसे ही सबका दोषी मानती हुई। दिल ही दिल में चाहती है, काश ये बंदा कभी आया ही ना होता। हीरो अभी भी लाल जूस से कवर्ड शांति से उसका जवाब वेट करता है। आसपास लोग पॉइंट कर रहे होते हैं, फोन में टेक्स्ट भेज रहे होते हैं और वीडियो भी बना रहे होते हैं। थॉर साइलेंस देखकर सरप्राइज होता है। उसे लगा था अब केओस फूट पड़ेगा। बाकी फैक्शंस शायद ऑलरेडी रीग्रुप कर रहे होते हैं पैराडाइज के बचे खुचों को खत्म करने के लिए और कमिटी के अगेंस्ट नई स्ट्रैटेजी सोच रहे होते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स सेलिब्रेट करने से भी डरते हैं। तब ऑरी केन सेंपाई से पूछता है, क्या मुझे 1 मिनट मिल सकता है? दूर से लोग दोनों को बात करते देखते हैं पर किसी को समझ नहीं आता किस बारे में। केन पूछता है, क्या तू श्योर है तो इस तरह चीजें सॉल्व करना चाहता है? ऑरी कहता है, सच बोलूं तो मुझे डर है मैं तुम पर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हूं। हीरो हाँ में सर हिला देता है और वापस अपने काम की तरफ बढ़ता है। फिर रुककर दोबारा कुकिया के सामने खड़ा होता है। बोलता है, एक चीज कंफर्म करनी है। लड़की नर्वस हो जाती है अपने से डबल साइज के बंदे को देखकर। केन पूछता है, क्या तुझे कोई स्पॉन्सर सपोर्ट कर रहा है या ये फैमिली पावर का केस है? सवाल लड़की को सरप्राइज कर देता है। कुछ सेकंड्स तक वो चुप रहती है, फिर बोलती है, मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो पावर है वो फैमिली से आई है। केन अपना सर स्क्रैच करता है और डिसाइड करता है, मान लेता हूं। फिर गहरी सांस लेकर सबको जोर से बोलता है, मैंने अपना डिसीजन बदल लिया है। पैराडाइज बंद नहीं होगा। लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और आपस में विस्पर्स शुरू हो जाती हैं, पर केन अभी खत्म नहीं करता। वो आगे बोलता है, ये एक वार्निंग भी है। जो हीना जैसे लोग सिर्फ हारने के बाद पैराडाइज के मेंबर्स पर टूट पड़े, जो स्टूडेंट काउंसिल का मजाक उड़ाए और जो कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट को हार्म करे, उन सबको केन सेंसे के अगेंस्ट डुअल के लिए रेडी रहना होगा। तब क्राउड एक्सप्लोड हो जाता है। बिल्कुल वर्ल्ड कप फाइनल जैसा फील होता है। नॉर्मल स्टूडेंट्स खुशी मना रहे होते हैं, अब बिना डर के पढ़ने की आजादी के लिए। यूनिवर्सिटी का ये हिस्टोरिक मोमेंट रिकॉर्ड हो रहा होता है। और ही दूर से ये सब देखकर स्टंड होती है। हीरो ने बिना ऑपरेशन बढ़ाए ऑर्डर रिस्टोर कर दिया और ही दिल से ग्रेटफुल होता है। स्टूडेंट काउंसिल को फाइनली एक पर्पस मिल जाता है। प्रेसिडेंट खुश होता है कि यानजीमोटो उसके साइड में है, पर सोचता भी है अगर ये बंदा किसी फैक्शन में होता तो डिजास्टर हो जाता। कुकिया अब बिल्कुल शेमलेस मुस्कुराते हुए थैंक्स बोलने लगती है, पर केन उसे रोक देता है। बोलता है, अभी बात खत्म नहीं हुई, सिर्फ अग्रीमेंट की कंडीशन बदली है। हीरो कहता है, सब सेटल करने के लिए तुझे झुककर माफी मांगनी होगी। ये सुनकर कुकिया शॉक में आ जाती है। उसके कंट्री में ये हाईएस्ट रिस्पेक्ट माना जाता है। केन आगे बोलता है, अगर पसंद नहीं है तो फाइट से भी सेटल कर सकते हैं। वैसे भी तू अपने हेंचमैन जितनी स्ट्रांग नहीं है। कुकिया पूछती है, बस इतना ही? नेक्स्ट सेकंड वो घुटनों पर गिर जाती है।
अपने गैंग के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। सर जमीन से लगाकर हीरो के पैरों के पास झुकती है। केन कामली बोलता है, याद रख, जो तुझे सच में बचाया वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट था। लड़की कांपते हुई हाँ में सर हिला देती है। केन आवाज और गहरी करता है, समझी? कुकी अब पूरी तरह ह्यूमिलिएटेड गुस्से के आंसुओं के साथ बोलती है, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। कुछ पल के लिए शांति आ जाती है। एडवाइजर को अब श्योर हो जाता है पैराडाइज 7 स्टार्स से स्पॉन्सर्ड नहीं था। केन आसपास देखता है और सोचता है सबसे सस्पिशियस होरिंग लग रहे हैं। उधर कुकिया चुपचाप पीछे से निकलने लगती है। लाल यूनिफॉर्म वाले स्टूडेंट्स केन को घूर के देख रहे होते हैं। केन दिमाग में होरिंग को बेट करने का प्लान बनाता है। तभी एक लड़की लॉन्ग लैवेंडर हेयर के साथ आगे आती है। नाम होता है नामी, प्योर स्ट्रीम की लीडर। वो बोलती है, मैं पीछे नहीं हटूंगी, सेने डुअल करो। केन इससे इन्फो कलेक्ट करने का अच्छा चांस मानता है। पूछता है, जीती तो क्या चाहिए? तलवार रेडी करते हुए नामी बोलती है, हारी तो प्योर स्ट्रीम कमेटी को फॉलो करेगा। केन को ये पसंद आता है। फिर पूछता है, और जीती तो? नामी बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ दिखाना है प्योर स्ट्रीम कितना स्ट्रांग है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। नामी पहला मूव लेती है। तलवार शीत से निकलते ही चार्ज करती है। अटैक इतने फास्ट होते हैं कि दिखे भी नहीं। एक ब्लिंक में वो केन के पास से निकल जाती है। केन के बैंग्स के 2 बाल कट जाते हैं। एडवाइजर इंप्रेस्ड होता है, इतनी कियोस के बाद भी इतना टैलेंट। नामी रुक जाती है, फिर सोच बदलकर सरेंडर कर देती है। बोलती है, चैंप पर अटैक करना कॉन्क्रीट काटने जैसा है। फाइट वहीं एंड हो जाता है। केन बोलता है, हेयर ड्रेसर के हिसाब से अच्छा काम था। थका हुआ एक्सप्रेशन बनाकर पूछता है, कोई और है? मुझे ब्रेक चाहिए। वो बोलने ही वाला होता है कि लेवल 2 पावर्ड लोग थका देते हैं, पर तभी इंटरप्ट होता है। शॉर्ट डिस्टेंस से कुछ तेज आता है। एक स्किनी बंदा फुल स्पीड में पंच मारने आता है, पर सीधा जमीन में लगता है और मिनी क्रेटर बना देता है। वो कामली अपने फिस्ट बाहर निकालता है। अपर एक्स मैन को देखे बिना बोलता है, अभी रेस्ट नहीं मिलेगा। उसके पीछे एक और बंदा आ जाता है, बिग साइज का, दोनों लाल यूनिफॉर्म में। दूर खड़ी नामी शॉक में होती है होरिंग की पावर पहली बार देखकर। केन बिना टाइम वेस्ट किए पूछता है, तुम 7 स्टार्स के साथ हो? बिग बंदा ऑलमोस्ट स्लिप कर जाता है, पर स्किनी बीच में कट कर देता है। तो फ्रेशमैन हीरो से बोलता है, बकवास बंद करो, हम सिर्फ होरिंग के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डुअल के लिए आए हैं। केन अपनी इंडेक्स फिंगर से अपना फोरहेड टैप करता है और हवा की तरफ बोलता है, बस खत्म। दूर से स्किनी बंदा चिल्लाता है, क्या बोल रहा है तू? केन उसे देखता है और कामली बोलता है, होरिंग फिनिश्ड। 1990s के एंड में जब 20th सेंचुरी खत्म होने वाली थी, तब दुनिया में स्पेशल पावर्स वाले लोग दिखने लगे। ये लोग अपने बॉडी के अंदर की एनर्जी कंट्रोल कर सकते थे। एक लिमिट तोड़कर ह्यूमन लिमिट से ऊपर चले गए। इनको सिर्फ शार्प सेंसेस ही नहीं मिले, बल्कि बॉडी भी सुपर स्ट्रांग हो गई। लेवल 1 पर ये लोग नॉर्मल आदमी से 4 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होते थे। लेवल 2 पर ये पावर सीधा 16 टाइम्स हो जाती थी। पावर फिक्स नहीं होती थी। सिचुएशन के हिसाब से एक सुपर ह्यूमन डजन्स या हंड्रेड्स नॉर्मल लोगों के बराबर होता था। पर पावर के साथ साइड इफेक्ट्स भी आए। इन लोगों के बॉडी धीरे धीरे खराब होने लगे, सिकुड़ने लगे, एक अजीब रीजन की वजह से। तब कुछ अननोन लोगों ने एक स्पेशल सब्सटेंस बनाया। उनका कहना था ये चीज साइड इफेक्ट्स रोकती है और नॉर्मल लोगों को भी सुपर ह्यूमन बना सकती है। यहीं से शुरू हुआ पावरफुल लोगों का कंट्रोल और क्रिएशन। कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस दिन रात रिसर्च में लग गए, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर लोग बनाना, हर स्टेज कंट्रोल करना। फिर भी लेवल 2 बनाना बहुत मुश्किल था। 100% गवर्नमेंट सपोर्ट के बाद भी लेवल 2 का ग्रुप बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसीलिए लेवल 2 को गारंटीड रिजल्ट माना जाता था। ऐसी पावर जो ह्यूमैनिटी ने कभी नहीं देखी थी। सबको लगता था ये लेवल इंश्योर करेगा सक्सेस। यही कॉमन बिलीफ था अब तक। पर अब सबको लग रहा था ये सब बकवास है, क्योंकि सब देख रहे थे केन यांजीमोटो को। हीरो ने 2 लेवल 2 सुपर ह्यूमंस को एक साथ जमीन पर रगड़ दिया था। केन स्किनी बंदे को कॉलर से पकड़ के उठा लेता है और पूछता है। आंसर वही रहता है, हम सिर्फ होरिंग के मेंबर हैं। केन का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो लड़के को सीधा जमीन पर पटक देता है। बोलता है, सच बोला तो जल्दी खत्म कर दूंगा। दूर से फोरैंग का तीसरा मेंबर सीन देखकर पैनिक में देख रहा होता है। वो सोचता है जब केन बाकी दोनों में बिजी है, सरप्राइज अटैक कर दे। एक कदम आगे बढ़ाता है। तभी केन बैक टर्न होने के बाद भी बोल देता है, अटैक करना है तो कर ले, पर रिजल्ट के लिए रेडी रहे। लड़का वहीं फ्रीज हो जाता है। केन थोड़ा सा सर घुमाता है और सीधा उससे देखता है। वो स्टेयर इतना हैवी होता है कि लड़का पूरी बॉडी में फील करता है। सारी हिम्मत गायब हो जाती है। केन की आंखों में जो गुस्सा होता है, लड़के को ऑलमोस्ट उल्टी आ जाती है। उस मोमेंट उसे लगता है पूरी दुनिया सिर्फ उस एक नजर में बंद हो गई है। फिर धीरे धीरे स्काई वापस दिखता है। लड़का चीखने लगता है, हेल्प मांगता है, जैसे कोई हॉरर सीन देख लिया हो।
किसी तरह संभल के वो समझ जाता है केन यांजीमोटो 7 स्टार से भी ज्यादा डेंजरस है। उस नजर का इम्पैक्ट उसे जिंदगी भर याद रहने वाला है। तीसरा होरिंग मेंबर जल्दी से बोलता है, मैं सिर्फ बोल रहा था वो दोनों होरिंग के हैं। स्किनी बंदा दूर से चिल्लाता है, पागल है क्या, सबको मरवाना चाहता है? केन मजाक के मूड में पूछता है, तुझे आइडिया है अगर चुप नहीं रहा तो क्या होगा? और याद दिलाता है, एक फायरी रिपोर्टर सब रिकॉर्ड कर रही है। स्किनी बंदा रुककर सोचता है, बिग बंदा इतनी देर से जमीन पर पड़ा है कि लिजर्ड जैसा लग रहा है। अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। दोनों बिना सोचे पहाड़ियों की तरफ भाग जाते हैं। केन उन्हें जाने देता है क्योंकि उसके पास और काम है। हीरो तीसरे लाल यूनिफॉर्म वाले स्टूडेंट की तरफ मुड़ता है जो लड़ ही नहीं पाया। कंफर्म करने के लिए पूछता है, क्या तू बता सकता है बाकी दोनों कहां से आए हैं? लड़का चुप रहता है। केन उसे कुछ सेकंड्स घूर कर देखता है, फिर साय करता है। लोग 7 स्टार्स का नाम लेने से इतना क्यों डरते हैं? हीरो लड़के के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, अच्छा डिसीजन लिया, वरना तू एग्जाम्पल बना दिया जाता। जमीन पर कांपता लड़का पूछता है, तू है कौन? केन बोलता है, देखकर समझ नहीं आया, मैं बस एक सीनियर हूं जो जूनियर को थोड़ा डरा रहा हूं। 7 स्टार्स के लिए काम करने वाले 2 हेंचमैन जान बचाकर भाग रहे होते हैं। एक खाली आली में पहुंचकर रुक जाते हैं। स्किनी बंदा हांफते हुए पूछता है, वो बंदा इतना मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? बिग बंदा बोलता है, अभी बस उससे मिलने वाले के पास वापस चलो, नाम नहीं लेता। तभी किसी चीज का टच फील होता है। 1 सेकंड में स्ट्रॉन्ग आर्म्स दोनों को पकड़ लेती हैं और आवाज आती है, ये कोई कौन है जिसका नाम नहीं ले रहे? केन बोलता है, घर हंसते हुए जाना पसंद करोगे? स्किनी बंदा एटीट्यूड में बोलता है, अगर हमने छेड़ा तो तेरी फैमिली डेंजर में आ सकती है। केन हंसी रोक नहीं पाता, बोलता है, आयरनी देख, तू कितना बोलता है। बिग बंदा अभी तक एक शब्द नहीं बोलता। केन को आइडिया आता है। वो बिग बंदे का सर पकड़कर इंस्पेक्ट करता है, बोलता है, अगर दोनों के मुंह स्प्लिट करके आंसर्स कंबाइन करूं तो शायद सही मिले। केन अपना हाथ बिग बंदे के मुंह में घुसा देता है। स्किनी बंदा अब बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। हॉरर में सीन देखता है। बिग बंदा चीखता है। केन अपनी उंगलियों से 2 विजडम टीथ निकाल देता है, फ्री में। फिर तीसरा विजडम टूथ उठाकर बोलता है, हाँ, आइडिया सॉलिड था। अब डेंटिस्ट नेक्स्ट पेशेंट की तरफ बढ़ता है। केन पूछता है, तेरे पास कोई बेटर आइडिया है? स्किनी बंदा हाथ उठा देता है, चिल भाई चिल, पास मत आना। यूनिवर्सिटी में लोग कैजुअली बात कर रहे होते हैं, जो कुछ भी हुआ उस पर। कोई पूछता है, स्टूडेंट काउंसिल का बंदा कहां है? तब एक मिस्टीरियस लड़की टीजिंग वाइब के साथ एंट्री लेती है। लॉन्ग ग्रीन हेयर, बहुत ब्यूटीफुल। वो पूछती है, क्या यांजीमोटो अब यहां नहीं है? ओई जवाब देती है, केन को थोड़ा काम आ गया था, और पूछती है, कुछ हुआ क्या? बर्किन बोलती है कि उसने केन के लास्ट ह्यूमन मोमेंट्स देखे थे और इसीलिए उसे चाय पे इनवाइट करना चाहती है। रिपोर्टर को समझ नहीं आता कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है, पर वो मान लेती है कि उसे चाय पसंद है। ग्रीन हेड वुमन तुरंत बोल देती है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, मुझे पता है उसे क्या पसंद है। थियरी यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में चल रहा होता है। एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल चुका है। स्टूडेंट काउंसिल की अथॉरिटी पूरी तरह वापस आ चुकी है। पैराडाइज ऑफिशियली बंद नहीं हुआ, लेकिन हार के बाद ऑलमोस्ट टूट चुका है। इतने लोग फैक्शन छोड़ चुके हैं कि अब वो सिर्फ नाम का बचा है। होरिंग अब स्टूडेंट काउंसिल के डायरेक्ट कंट्रोल में है, जिससे उसकी प्रेस्टीज खत्म हो चुकी है। प्योर स्ट्रीम के ज्यादा मेंबर्स अभी भी हैं, लेकिन वो भी स्टूडेंट काउंसिल के अंडर आ चुके हैं। ओयारा ने इस पूरे ट्रांजिशन को कवर किया। अब उसे ब्रिलियंट रिपोर्टर माना जाता है, काफी अचीवमेंट्स के साथ। हीरो कैंपस के स्टेप्स पर अकेला बैठा होता है। लगता है 7 स्टार सोसाइटी अब अपना मूव चालू कर चुकी है। अचानक होरिंग यूनिफॉर्म में एक लड़का जमीन पर गिरता है। नामी अकेले ही लाल कपड़े वाले 5 लड़कों से फाइट कर रही होती है। स्वॉर्ड वाली लड़की काफी थक चुकी होती है। एक ओपोनेंट नंचकू के साथ आगे बढ़ता है। नामी तलवार की शीट से ब्लॉक करती है। दोनों फोर्स लगा रहे होते हैं एक दूसरे का डिफेंस तोड़ने के लिए। नामी जीत जाती है और ओपोनेंट को दूर फेंक देती है। दूसरा दुश्मन उसके ब्लाइंड साइड से अटैक करता है, पर नामी टाइम पर रिएक्ट करती है। शीट से चार्ज रोककर स्टांस में वापस आ जाती है। तलवार का हैंडल जोर से पकड़ लेती है। उसकी आंखों में रेड स्पार्क्स चमकने लगते हैं। ऑरा एक्टिवेट होता है। जैसे ही वो तलवार निकालने वाली होती है, किसी का हाथ उसके शोल्डर पर पड़ता है। केन, वो कामली बोलता है, मैंने बोला था इम्पल्स में तलवार मत निकालो। नामी तुरंत माफी मांगती है और ब्लेड वापस रख देती है। केन पूरी यूनिवर्सिटी का ऑर्डर खुद सुपरवाइज कर रहा होता है। वो नामी से कहता है, तुम अपने देश में टॉप 5 में आ सकती हो। उनके सामने ट्रेनिंग के बाद 6 लड़के जमीन पर पड़े होते हैं। नामी मान लेती है कि पहले ये बात उसे एरोगेंट बना देती थी।
वो बताती है कि एक बड़ी कलामिटी के टाइम एक की पर्सन चाहिए था और उसे लगता था वो खुद वही की है। कैन का इंटरेस्ट तुरंत बढ़ जाता है। ये की वर्ड उसके रास्ते में बार बार आ रहा था। जैसे ही कैन की के बारे में पूछने वाला होता है, कोई आकर इंटरप्ट कर देता है। कैन को पहले ही ट्रबल का एहसास हो जाता है। ग्रीन हेड लड़की फाइनली कैन को ढूंढ लेती है और उसे चाय पे इनवाइट करती है। छोटी सी कैफे टेबल पर कैन बैठा होता है। जब वो लड़की चाय सर्व करती है, वो कहती है, तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे। कभी किसी को चाय के लिए इनवाइट करना इतना मुश्किल नहीं हुआ। कैन शर्म से फेस साइड में कर लेता है। वो लाल चमकती चाय को देखकर बोलता है, मुझे पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी से थकान हो चुकी है। सीधा बताओ तुम क्या चाहती हो। रोरन बोलती है, सिर्फ बात करना। तुम वो हीरो हो जिसने यूनिवर्सिटी बचाई। पर वो ये भी मान लेती है कि और रीजंस भी हैं। वो सॉफ्टली बोलती है, जब भी तुम्हें देखती हूं मेरे दिमाग में बहुत चीजें आती हैं। स्प्रिंग के फूल, समर की सिकाड़ा आवाज, ऑटम के रंग और विंटर की पहली बर्फ। तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हारी कमी महसूस होती है, जैसे फेट के धागे हमें जोड़ रहे हो। कैन बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर चाय का सिप लेकर बोलता है, रैंडम बातें बंद करो। वो उसे थोड़ा सस्पिशियस लुक से देखता है। कैन सोचता है कि उसे भी कुछ ऐसा ही फील होता है, नॉस्टैल्जिया, जैसे घर वापस आने का। पर फेमिलियरिटी की जगह उसे अजीब सी स्ट्रेंजनेस महसूस होती है। लड़की पूछती है, चाय पसंद आई? कैन पूछता है, अगर मैं ना बोलूं तो? वो मुस्कुराती है, तो मैं मान लूंगी तुम झूठ बोल रहे हो। कैन बोलता है, तुम मुझे काफी अच्छे से जानती हो। वो प्यार से देखती है, हो सकता है, शायद तुम्हारे पेरेंट्स जितना। ये बात कैन को इरिटेट कर देती है। वो उठकर जाने लगती है और बोलती है, तुम यहां कभी भी आ सकते हो। कैफे का नाम बताया जाता है, वेरिटी। अमोदरी के अंडर चलती है, परफेक्ट प्राइवेट टॉक के लिए। कैन सोचता है, इतनी ऑब्वियस जगह प्राइवेट कैसे हो सकती है। फिर नोटिस करता है, लोग उन्हें देख ही नहीं रहे, जैसे जगह एग्जिस्ट ही ना करती हो। लड़की बताती है, बस थोड़ा एडजस्टमेंट। गाइड के बिना ये जगह रोड साइड ट्री जैसी लगती है। कैन कंक्लूड करता है, ये लड़की नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, शायद ह्यूमन है ही नहीं। टोक्यो में एक ऑफिस में एक पावरफुल आदमी डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। ryuji, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का डायरेक्टर, पूछता है, क्या पैराडाइज और होरिंग दोनों गिर गए? सबॉर्डिनेट कंफर्म करता है, अब उनके पास पहले जैसी पावर नहीं रही। ryuji पूछता है, कौन सा फैक्शन रिस्पॉन्सिबल है? जब उसे पता चलता है ये सब एक ही आदमी का काम है, उसकी आंखों में इंटरेस्ट आ जाता है। वो पूछता है, क्या अमेरिका इन्वॉल्व था? आंसर मिलता है, नहीं, अमेरिकन्स भी इस शिफ्ट से सरप्राइज में है। ryuji बोलता है, तो मतलब एक नया अवेकेंड सुपर ह्यूमन पैदा हुआ है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। वो तुरंत ऑफिस छोड़ देता है, कार रेडी करने का ऑर्डर देता है। एक आदमी बोलता है, सर, यूनिवर्सिटी मैटर आप खुद हैंडल कर रहे हैं। ryuji कहता है, ये वही केस है जो मेरे लेवल का आदमी सॉल्व करेगा। सेक्रेटरी बोलता है, हमें ओबीडियंट सोल्जर्स चाहिए, अनकंट्रोलेबल वेपन्स नहीं। ryuji सामने आकर पूछता है, क्या तुम अभी भी एक फेल्ड प्रोजेक्ट से चिपके हुए हो? ryuji सेक्रेटरी को वार्निंग देता है कि वर्ड्स संभाल कर यूज करें। टेंशन कम करने के लिए एक रैंडम बंदा बीच में बोल पड़ता है। नेक्स्ट सेकंड ryuji उससे सीधा गर्दन से पकड़ लेता है। वो उससे उठाकर बोलता है, अवेकेंड सिर्फ वेपन नहीं होते, वो वन मैन आर्मी बन सकते हैं। बंदे को साइड में फेंक कर ryuji एक्सप्लेन करता है, वेपन और अवेकेंड में एक और फर्क होता है। वेपन से बात नहीं होती, अवेकेंड से होती है। आयानोकोजी पूछता है, अगर वो वेपन जैसे बिहेव करे और बात ही ना करे तो? ryuji कामली बोलता है, चाहे कितनी ही मॉन्स्टर स्ट्रेंथ हो, अंदर से वो अभी भी इंसान ही होता है। ryuji कहता है, मुझे लगता है सिंसेरिटी से बात करके चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। और तब वो प्रोटैगनिस्ट को कॉल करता है। कॉल के दूसरी साइड कैन फोन उठाता है। कैन रोकरेन को बोलता है कि उसे जगह तुरंत चाहिए। खूबसूरत लड़की बोलती है, लगता है ट्रबल आ रहा है, मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूं। कैन एक्सप्लेन करता है कि सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा परसिस्टेंट था, इसलिए वो डिसाइड करता है एक बार मिल ही लेता हूं। पर वो कन सॉफ्टली बोलती है, अगर प्रॉब्लम्स को फेट का पार्ट समझो तो शायद उनका मीनिंग भी बन जाता है। वो मुस्कुराते हुए चली जाती है और बोलती है, हर हीरो के रास्ते में हार्डशिप्स आती ही हैं। कैन ryuji को वर्डे कैफे लाता है। ryuji जगह को इंटरेस्ट से ऑब्जर्व करता है। कैन चेयर खींचकर बोलता है, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। वो बैठकर पूछता है, नेशनल डिफेंस के डायरेक्टर को मुझसे क्या चाहिए? ryuji सामने वाली चेयर पर बैठकर बोलता है, मैं कोई मुश्किल प्रपोजल नहीं लाया। वो कैन को देखकर कहता है, मैं इमरजेंसी कोऑपरेशन डील प्रपोज करने आया हूं। कैन अनकंफर्टेबल हो जाता है और सीधा पूछता है,
तो क्या आप मुझे गवर्नमेंट का डॉग बनाना चाहते हो? कैन को वॉर के दिन याद आ जाते हैं। वो बोलता है, अमेरिका में मुझे टेस्ट सब्जेक्ट बनाया गया। सालों तक मर्सिनरी के जैसे काम करना पड़ा। जब लगा जिंदगी वापस मिलेगी, तब पता चला फैमिली का कुछ हिस्सा मर चुका है और बाकी मिसिंग है। कैन उंगली उठाकर रियूजी को पॉइंट करता है। इतने टाइम तक गवर्नमेंट ने मेरी कोई हेल्प नहीं की, उल्टा 7 स्टार्स ने मुझे पपेट बना के यूज किया। गुस्से में कैन बोलता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं सिर्फ कंट्रोल और सर्वेलेंस के जैसे देख सकता हूं। वो रियूजी की आंखों में देखकर पूछता है, एक भी सॉलिड रीजन है जिससे मैं हां बोलूं? रियूजी बोलता है, इस डील को गवर्नमेंट हेल्प के जैसे नहीं, अपने गोल्स अचीव करने के टूल के जैसे देखो। हमारा एनिमी सेम है, बस नेशनल सिक्योरिटी कमिटी को तुम्हारी पावर गाइड करनी होगी। कैन सीधा बोलता है, मैं अपना गोल पूरा करने के लिए लॉ तोड़ने को भी रेडी हूं। रियूजी बोलता है, कमिटी का काम होगा तुम्हारे एक्शंस को लीगल बनाना। कैन कहता है, मेरा एक ही सवाल है, अगर कभी मैं नेशन का एनिमी बन गया तो? रियूजी बिना हिचकिचाए बोलता है, तो हम तुम्हें हर हाल में रोकने की कोशिश करेंगे। उसी मोमेंट कैन अपना ऑरा एक्टिवेट करता है। वो ऑपरेसिव नजर से रियूजी को देखता है और उसके ही वर्ड्स रिपीट करता है, रोकने की कोशिश? रियूजी को सिर्फ कैन की नजर से ही हैवी प्रेशर फील होने लगता है। कैन बोलता है, मुझे रोकना पॉसिबल नहीं होगा। रियूजी को लगता है जैसे वो चेन्स में बंध गया हो। कैन का प्रेशर नॉर्मल सुपर ह्यूमन से कहीं ज्यादा होता है। फिर भी रियूजी अपनी फिस्ट टाइट करता है। वो बोलता है, जो किया जा सकता है और जो करना जरूरी है, दोनों में फर्क होता है। वो पूरी ताकत से कैन के प्रेशर को रेजिस्ट करता है। तब कैन हल्का सा स्माइल करता है। वो बोलता है, तुम पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं हो, तुम झूठ और बटरिंग नहीं कर सकते। रियूजी मान लेता है, इस वजह से मैं अपने सीनियर्स के लिए अक्सर प्रॉब्लम बन जाता हूं। कैन उसके पास से गुजरते हुए बोलता है, मैं डील एक्सेप्ट करता हूं, तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया। रियूजी खुद को संभालते हुए बोलता है, समझ गया। वो हाथ बढ़ाता है, जब भी जरूरत हो कांटेक्ट करना। कैन तुरंत हाथ मिलाता है और बोलता है, मुझे मयाना जीमो और क्योको कुनियामा की लोकेशंस चाहिए। कैन बताता है, क्योको शायद कहीं हॉस्पिटल में है। वो अपने फोन में लोकेशन सर्च करता है और डिटेक्टिव से चुराई इन्फो रियूजी को देता है। रियूजी बोलता है, जैसे ही कुछ मिलेगा तुम्हें बताता हूं। जाते जाते वो कहता है, अब हम अक्सर मिलते रहेंगे। कैन हां में सर हिला देता है और उससे वेव करके रुखसत करता है। कैन को रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। उसका फोन फिर से बजता है। स्क्रीन पर रिपोर्टर का नाम फ्लैश होता है। कैन फोन उठाता है। ओआ कंप्लेन करती है, तुम फोन उठाने में भी प्रॉब्लम हो? कैन सीधा पूछता है, क्या चाहिए? वो बोलती है, बस थैंक यू कहना था, तुम्हारी वजह से मुझे अवार्ड मिला। वो कहती है, फॉर्मल बातें बोरिंग होती है, क्या तुम फ्री हो? कैन बोलता है, अभी प्रॉब्लम्स निपटा के आया हूं, अपने घर के सामने वेट करो, मैं आ रहा हूं। कॉल सुनते ही लड़की का फेस खुशी से चमक जाता है और वो हां बोल देती है। एक ऑफिस में आयानो कोजी के से माफी मांगता है और अपना नया प्लान बताता है। प्रोफेसर बोलता है, तुम सिर्फ विक्टिम्स बढ़ा रहे हो, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। फिर भी सेक्रेटरी बोलता है, इस बार अलग होगा, अगर हम उसे वीक कर पाए तो उसे हराना इजी हो जाएगा। के डाउटफुल होकर पूछता है, उसे वीक करना पॉसिबल भी है? सेक्रेटरी स्माइल करता है और बोलता है, इस बार सिर्फ लेवल 2 नहीं भेजे हैं। वो आगे बढ़कर 2 नाम बोलता है, स्नोकैट और स्कैवेंजर। वो एक्सप्लेन करता है, ये दोनों मर्सनरीज हैं, अमेरिका में कैन के अगेंस्ट लड़ चुके हैं, इस टाइप के काम में प्रोफेशनल्स हैं। एक मर्सनरी बोलता है, ये सिर्फ रिवेंज मैच है, पर हॉर्नेट्स नेस्ट छेड़ के वापस जाना वेस्ट लगता है। कैप पहनी हुई लड़की बोलती है, तो फिर हिसाब बराबर कर लें। चेहरे पर स्कार वाला बंदा बोलता है, मुझे सिर्फ मिशन कंप्लीट करना है। वो पूछता है, रेजिडेंट्स इवैक्यूएट हो गए? कैप वाली लड़की बोलती है, तुम याशा को खत्म नहीं करना चाहते? और बोलती है, ईस्ट में एक कहावत है, अगर चाहो तो। एक कहावत है, जो बंदा अपने काम में मजे ले रहा हो उसे हराना मुश्किल होता है। राइफल के स्कोप के बीच प्रोटैगनिस्ट सीधा सेंटर में दिख रहा है। जूम होता है और क्लियर हो जाता है। कैन को पहले ही पता चल चुका है कि कोई उस पर गन एम किए हुए है। इवैक्यूएटेड सिटी में ओना की आवाज गूंजती है। अली में हारा कैन की तरफ दौड़ती हुई आती है। मर्सनरी एक पल के लिए हेजिटेट करता है। प्लान में सिर्फ कैन यानजीमोटो होना चाहिए था, कोई और नहीं।
कैप वाली लड़की अपने पार्टनर की तरफ देखती है। स्कार वाला बंदा बताता है कि ये लड़की कौन है। थोड़ा सोचने के बाद दोनों मर्सनरीज डिसाइड करते हैं मीडिया से अलायंस का रिस्क नहीं लेंगे। सीधा डिसीजन, लड़की को खत्म करो। कैप वाली साइको 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती और स्नाइपर राइफल सीधा औ पे एम कर देती है। ट्रिगर दबाते हुए वो बोलती है, ब्लेम करना हो तो इस मॉन्स्टर को करना जो तुम्हारे सामने खड़ा है। गोली चलती है। आवाज से कंफर्म हो जाता है किसी को हिट लगा है। बुलेट और प्रोटैगनिस्ट दोनों एक ही स्पीड से रिपोर्टर की तरफ बढ़ते हैं। ऑय आंखों के सामने का सीन देखकर फ्रीज हो जाती है और नेक्स्ट सेकंड कैन हवा में ही बुलेट पकड़ लेता है, बिल्कुल ऐसे जैसे 200 का नोट पकड़ रहा हो। वो क्रम्पल्ड मेटल को जमीन पर गिरा देता है, अपने हाथ को देखता है और समझ जाता है ये नॉर्मल बुलेट नहीं थी, ये सुपर ह्यूमन किलर बुलेट थी। जर्नलिस्ट घबरा कर पूछती है, तुम ठीक हो ना? मैं सिर्फ कुछ उड़ता हुआ देखी। कैन कामली बोलता है, यहीं रुक जाओ, मैं अभी आता हूं। वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। कैन अपनी पावर फैलाता है ताकि उस बंदे को लोकेट कर सके जिसे वो ऑलरेडी जानता है। उसकी नजर ट्रीज के पार कट करती हुई शॉट की डायरेक्शन में जाती है और फिर एक कैप दिख जाती है। टारगेट मिल चुका है। कैन टाइम वेस्ट नहीं करता, एनर्जी यूज करके बिजली जैसे मूव करता है। लाइट का ट्रेल छोड़ता हुआ सीधा एनिमी की तरफ बढ़ता है। कैन के दिमाग में एक ही थॉट है, मैं किसी का सफाई कर्मचारी नहीं हूं, हमेशा दूसरों का मेस साफ करता रहूं। कैप वाली बंदी अब काफी पास है। कैन पूरी फोर्स से ट्री को क्लीन करने जाता है, पर तब उसे कुछ गलत लगता है। ये ट्रैप था। मर्सनरीज बुशेस में छुपे हुए थे और कैप वाली पागल ऊपर से उसका मजाक भी उड़ा रही है। प्रॉब्लम यह है कि वो चुप रहना जानती ही नहीं, हर बार बोलती रहती है ट्रिगर दबाने के बजाय। आखिरकार वो फिर से फायर करती है और सोचती है हिट हो गया। राइफल की बैरल से स्मोक निकलता है। नेक्स्ट सेकंड उसकी आंखें फट जाती हैं। कैन ने लास्ट सेकंड साइड हट जाना यूज किया। बुलेट सिर्फ उसके गाल को छू के निकल जाती है। कैन बोलता है, प्लान कंप्लीट। रैट को बाहर निकालने के लिए ये सब कैलकुलेट किया गया था। वो सीधा चार्ज करता है। 1 सेकंड बाद दोनों फेस टू फेस खड़े हैं। कैन डिसाइड करता है ये स्टोरी यहीं खत्म होगी। वो एनर्जी के साथ पंच चार्ज करता है, तभी मर्सनरी रो पड़ती है, प्लीज आई गिव अप। व्हाइट फ्लैग, माफी और पता नहीं क्या क्या। कैन क्यूरियस हो जाता है। वो पंच जमीन पर मार देता है। बंदी बोलती है, एक इन्फो है, सुनने के बाद डिसाइड करना मुझे मारना है या नहीं। कैन बोलता है, बोल जल्दी। वो पूछती है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं अकेली आई थी? कैन का दिमाग चिल्लाता है, गलती हो गई। वो तुरंत अपनी नजर फैलाता है रिपोर्टर वाली जगह पर। वहां ऑय ठीक होती है, बस खड़ी अपनी लाइफ चॉइसेस पे डाउट कर रही होती है और तब सिचुएशन पलट जाती है। एक बंदा उसे कॉलर से पकड़ता है जैसे ग्रोसरी का बैग हो और कंक्रीट पर पटक देता है। मर्सनरी गुस्से में उसके बाल पकड़ता है और उल्टा उसी को ब्लेम करता है। ऑय शॉक में पूछती है, मैंने क्या किया? बंदा नाइफ निकालता है और बोलता है, स्टॉकर हो तुम। फिर सच निकलता है वो रिवेंज और जेलसी में उसे मारना चाहता है। जर्नलिस्ट टाइम खरीदने का सोचती है। उसे यूनिवर्सिटी वाला मोमेंट याद आता है। वो हिम्मत जोड़कर बोलती है, तुम मिशन को पर्सनल बना रहे हो, तुम्हें इसके पैसे नहीं मिल रहे। और बात लग जाती है। बंदा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्टैब करने जाता है, पर वो हिल ही नहीं पाता। पूरे बॉडी में अजीब प्रेशर आ जाता है। वो जम जाता है। उसे समझ आता है सब कुछ पैसों के लिए वर्थ इट नहीं होता। उसकी दुनिया डार्क हो जाती है और सामने सिर्फ केन यानजीमोटो की नजर होती है। चेरी फ्लेवर गम चबाते हुए वो अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस लाता है, ऑरा फैलाता है और प्रेशर तोड़ देता है। जर्नलिस्ट हवा में उड़ जाती है। मिली सेकेंड्स में कैन आकर उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है, अच्छा टाइम बाय किया, पर यह बंदा अब पहले से स्ट्रांग है। ओपोनेंट चार्ज करता है। 2 सुपर ह्यूमंस की एनर्जी टकराती है। लाइटनिंग चारों तरफ फैल जाती है। कैन उसका आम डाम पकड़कर पूछता है, नीड नहीं आ रही? फिर बोलता है, आज छोड़ रहा हूं, जाके मां के साथ सो जाना। बंदा पागल हो जाता है, गुस्से में चिल्लाता है, पर उसे पता है अब उसका बॉडी लिमिट पे है। मिशन कंप्लीट हो चुका है। हीरो वीक हो चुका है थोड़ा। जाते हुए वो वार्निंग देता है, अगली बार तुम्हारा एंड होगा। कैन अंदर ही अंदर रिलीव्ड होता है। उसे पता है पूरी फाइट हैसल होती। वो रिपोर्टर को साइड करने जाता है। वो बोलती है, बस स्क्रैच है। दूर से कैप वाली साइको सब देख रही होती है। वो इरिटेट होती है क्योंकि कैन और स्ट्रांग हो चुका है। वो खुद पे हंसती है, टाइम पे सरेंडर नहीं किया होता तो मैं खत्म थी। कैन वार्निंग देता है, उसे छोड़ दिया है, पर कोई फनी मूव मत ट्राई करना। बंदी फिर सरेंडर करती है और बोलती है, वर्ड रखूंगी, अगर चाहो तो